बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टैक्स अकेडमी के चौथे सेशन के अंदर हम हाजिर हैं। जो आज का मौजू है वो फिनांस एक्ट 2021 के अंदर जो सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज के रेफरेंस से तब्दीलियाँ आई हैं उसके ऊपर आज हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले सेशन के आगाज़ में मैं एडवोकेट आरिफ साहब से गुजारिश करूँगा सब तिलावत कुरान पाक से इसका आगाज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। करोड़ों दुरूद पाक हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक दफ़ा सारे अगर दुरूद पाक सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर जो सबसे पहले हम इसको बेयर एक्ट को थोड़ा सा देखते हैं और उसके जो कंसेप्ट हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले सेक्शन 2 की क्लास 4A में कमिश्नर अपील को ऐड किया गया, बल्कि मीन्स कहा गया। कमिश्नर अपील्स मेन कमिश्नर ऑफ इंग्लैंड अपील्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा जो लेक्चर है या जो पार्टिसिपेटरी हमारी डिस्कशन है वो विद रिगार्ड टू अमेंडमेंट इन सेल टैक्स एक्ट 1990 और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के रेफरेंस से थ्रू फाइनेंस एक्ट 2021 है। इसके तहत फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी और ये सेल टैक्स है, ये टैक्स इसकी क्या नेचर है। जिस तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो जिस पे इम्पोज़ किए जाते हैं वही उसका बर्डन बेयर करता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिनका ये है ये जिस पे इम्पोज़ किए जाते हैं वो बर्डन बेयर नहीं करता, बल्कि ये उसका बर्डन आगे शिफ्ट कर देता है टू द बायर्स, और बायर फिर अल्टीमेटली टू द कंज्यूमर। ये ऐसे समझ लें ये कंज्यूमर टैक्स है, वो ओनर टैक्स है और ये कंज्यूमर टैक्स है। वो जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर होता है या सैलरीड होता है या प्रॉपर्टी ओनर होता है, वो जो अर्न करता है उसमें अपनी अर्निंग में से कुछ देता है, कुछ शेयर स्टेट को देता है, तो वो उसका बर्डन उसको बेयर करना होता है। उसकी अर्निंग के मुताबिक या उसकी कैपेसिटी ऑफ अर्निंग के मुताबिक वो टैक्स जो होता है वो बेयर करता है, तो वो उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ये वो जिस पे इम्पोज होता है वो आगे से कलेक्ट करता है। आगे से कलेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक तो ये सेल की इनवाइस का पार्ट बना के कर ले, या फिर कास्ट में ही बेल्ट कर दे। जैसे कस्टम ड्यूटी है तो हम लेते हैं तो कास्ट का पार्ट बना देता है। जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है या एक्सपोर्टर होता है या इम्पोर्टर होता है या भी होलसेल रिटेल जो भी होता है, तो वो अपनी उस कास्ट का पार्ट बना देता है या सेल का पार्ट बना के। सेल वाला ये सेल टैक्स में क्योंकि ये अनवाइस का पार्ट बनता है तो इसको डॉक्यूमेंटेशन इससे इस तरह होती है कि आपको पूरी जितनी आपकी सेल सारे साल में हुई है टैक्सेबल में तो वो रेशो लगाएं तो तकरीबन आलमोस्ट आपको पता चल जाएगा कि हर सेल के 1 रुपए में इतना टैक्स है। लेकिन जो एक्साइज फेडरल एक्साइज जो एडवाइस का पार्ट नहीं बनती, वैसे होती है तो वो इनबिल्ट होती है, वो जाहिर या आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। इसलिए ये यहाँ प्राइस का पार्ट बनता है। दूसरे जो टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कास्ट का पार्ट बन जाते हैं, तो हम कास्ट के अंदर डाल के फिर अपनी इनबिल्ट प्राइस होती है, एक्सप्लिसिट नहीं होती, इनप्लिसिट होती है, उसके अंदर प्राइस में शामिल होता है। यहाँ जो सेल टैक्स है ये एक्सप्लिसिट होता है, नज़र आ रहा होता है कि कितना आपने आगे चार्ज किया, कितना पीछे दिया, डिफरेंस आपने पे कर दिया और अपने जो आप पे लगा आपने आगे शिफ्ट कर दिया। हर कोई आगे शिफ्ट कर देता है, फिर ऑनवर्ड अल्टीमेटली कंज्यूमर पे चला जाता है। इसकी 3 स्कीम्स होती हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, बजाय हम डायरेक्ट इसको पहले करें। इसमें 3 स्कीम्स यूजुअली जो है वो इसको हम वैट स्कीम कहते हैं, वैल्यू एडिड। तो फिर वैल्यू एडिड को भी हम देखते हैं। तो इसमें 3 एक ओरिजिनल डेस्टिनेशन स्कीम है,
ओरिजिनल डेस्टिनेशन, ओरिजिनल जो स्कीम है जिस पे टैक्स लगता है, उससे मुराद ये मैन्युफैक्चरर ही जो है ना वो अल्टीमेट प्राइस का लगा देता है और टैक्स की अमाउंट चेंज ही नहीं होती। जैसे थर्ड शेड्यूल के आइटम में वो रिटेल जो मैन्युफैक्चरर है या एक्सपोर्टर जो है वो आपका उसी पे टैक्स लगा देगा, ऑनवर्ड दरमियान में जितने भी लोग होंगे सेल टैक्स वही रहेगा। तो अल्टीमेट वाला शुरू में लग गया, तो इसको कहते हैं ओरिजिनल स्कीम। ओरिजिनल स्कीम जिसके तहत टैक्सेशन लगती है, जैसे या वैट स्कीम में आता है। एक होता है डेस्टिनेशन स्कीम। डेस्टिनेशन ये होती है कि अल्टीमेटली जहाँ रिटेलर ने बेचना है वहाँ 16% या 17% जो भी रेट है वो लगा दे, पीछे कोई भी ना ले, ठीक है ना। अल्टीमेटली वो लगा दे, तो इसको कहते हैं डेस्टिनेशन स्कीम। एक स्कीम ये होती है चेन स्कीम, जिस पे भी ये चलता है कि हर बंदा लगाता जाएगा, परचेज सेलर सप्लायर लगाएगा, फिर जो अगला वो परचेजर उसको देगा, फिर आगे चलेगा, इस तरह ये चेन स्कीम है। ये स्टार्ट होती है और एंड तक चलती है और अल्टीमेटली दरमियान वाले जितने भी होते हैं सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो हैं वो सारे स्टेट टैक्स कलेक्टिंग एजेंट होते हैं, इंटरमीडिएटरीज होते हैं। वो सारे उन पे बर्डन लॉ के मुताबिक उन पे बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उसने पीछे पे किया है, आगे से लिया है, डिफरेंस वो अपना रखेगा, रिटेन करेगा, डिफरेंस स्टेट को देगा। इस तरह वो वैल्यू एडिशन पे, वैल्यू एडिशन क्या होती है? वैल्यू एडिशन के भी 3-4 किस्में की होती हैं अगर इकोनॉमिक्स में कोई पढ़े तो। एक तो है कि आपकी कास्ट और सेल का डिफरेंस जो है, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। या वैल्यू एडिशन ये भी होती है कि जितनी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर हुई है वो है। या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, जो उनकी रिम्यूनरेशन है उनको इकट्ठा कर लें कि लैंड का जैसे रेंट है, लेबर वेजेस हैं, इस तरह आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट है, उनको भी ऐड कर लें। तो डिफरेंट इकोनॉमिक में इसकी डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो रिम्यूनरेशन या उनकी रिटर्न्स है उसको भी वैल्यू एडिड कहते हैं। या सिंपल है ये कह लें कि सेल और कास्ट ऑफ सेल का डिफरेंस जो है वैल्यू एडिशन है, कि उस पर ही लग रहा है। आपने परचेज पे दिया है, पीछे परचेज और सेल का डिफरेंस समझ लें, परचेज पे दिया है, सेल पे लिया है, तो डिफरेंशियल वाला आपने स्टेट को दिया है, बाकी आपने एडजस्ट कर लिया। तो ये एक ये स्कीम है। दूसरा, टैक्सेशन में 2-3 और भी बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए बंदे को। इसको एक को कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एक होती है रिग्रेसिव टैक्सेशन, एक होती है प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में जैसे जैसे इनकम ब्रैकेट बढ़ती है रेट ऑफ टैक्स भी ऐसे ऐसे बढ़ता है। रिग्रेसिव में रिवर्स होता है कि इनकम बढ़ती है टैक्स डाउन जाता है, टैक्स रेट डाउन जाता है। और प्रोपोर्शनेट में पैरेलल जाता है, जब बढ़ती है तो उसी रेशो से वो रेट बढ़ता जाता है, ठीक है, हायर रेट से नहीं है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है। तो अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू इसको सामने रखते हुए आज हम इस सेल टैक्स को देखते हैं, जिसमें एक्सप्लिसिट टैक्स की अमाउंट होगी। तो एक आपकी मैंने कहा कि ओरिजिनल प्रिंसिपल स्कीम है, एक डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, एक चेन स्कीम है, कुछ स्कीम जो है फिक्स टैक्स भी है, जैसे कुछ में मिनिमम टैक्स रजीम भी इसमें भी है, विद होल्डिंग भी इसमें, मिनिमम में भी प्रोडक्शन इतनी मिनिमम लगना ही लगना है, देना ही देना है, वो भी स्कीम है। नहीं है जो वैट स्कीम में नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा कानून कॉन्स्टिट्यूशन में एक एंट्री नंबर 52 है जिसमें इन लिeu ऑफ जनरल लॉ का जो टैक्स है 47 एंट्री है, उसके तहत जो टैक्स लगता है जो जनरल लॉ के तहत है उससे डेविएट होके कैपेसिटी बेस्ड टैक्स, प्लांट की कैपेसिटी, बिजनेस की, उस पर भी लगाया जा सकता है। बजाय जनरल तरीके से टैक्स लगाया जाए कुछ कोई और बेसिस भी लगाई जा सकती है। तो इसलिए एलआई कार्टर में इस स्कीम को, जिसको प्रेजेंटिव स्कीम कहते हैं या फिक्स टैक्स स्कीम कहते हैं, उसको अप्रूव कर दिया था कि उसकी बजाय वो प्रेजेंटिव पे भी जा सकते हैं। नॉर्मल स्टैंडर्ड टैक्स हमारा ये है, चेन वाला है या वो थर्ड शेड्यूल वाला है या रिटेल वाला है या कोई दूसरा है, उसकी बजाय चेन वाला है, इसकी बजाय कोई फिक्स भी लगाया जा सकता है कि ये वाला सेक्टर जो है ये स्पेशलाइज सेक्टर है, यहाँ कंट्रोल नहीं होता, इनपुट आउट यहाँ नहीं चल सकता, या थर्ड शेड्यूल आइटम में नहीं डाल सकते, या और दूसरी स्कीम नहीं चलती, तो वहाँ इससे स्टैंडर्ड से डेविएट करके कोई फिक्स टैक्स भी लगाया जा सकता है। तो फिक्स टैक्स स्टील सेक्टर जो है उसमें इस दफ़ा, पिछले साल वो लगा था एफईडी में, तो इस दफ़ा वो इसमें लगा है। तो इससे पहले 3 कंसेप्ट है इसमें सेल टैक्स या फेडरल एक्साइज में, वो भी बहुत ज़रूरी हैं। वो नेचर ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, क्योंकि यहाँ टैक्सेशन, वहाँ तो हम डिफरेंट हेड थे कि इनकम फ्राम सैलरी, इनकम फ्राम बिजनेस, इनकम फ्राम प्रॉपर्टी, इनकम फ्राम अदर सोर्सेज और इनकम फ्राम कैपिटल गेन। तो यहाँ जो टैक्सेशन की स्कीम है उसको हम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसमें यहाँ होगा मैन्युफैक्चरर है, इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है,
रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है। ये मेन कैटेगरी होगी इन बिजनेस एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर इनकी आगे कैटेगरी भी हो सकती है। एक तो हम पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिसको उसमें भी पर्सन है कि इंडिविजुअल है, एओपी है, फर्म है, कंपनी है, कंपनी में लिस्टेड है, प्राइवेट है, क्या है चीज़ें। तो आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमने सेक्टर देखने होते हैं। यहाँ ज़्यादातर टैक्सेशन सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि हम देखते हैं कि शुगर सेक्टर में क्या है भाई, ज़ीरो रेटिंग 5 सेक्टर तो हमें आप खुद ही पता है कि 5 सेक्टर ये टेक्सटाइल है, कारपेट है, वो लेदर है, वो सर्जिकल है, एक आधा कोई और है। तो 5 सेक्टर तो वही है। एग्रो सेक्टर है, एग्रो सेक्टर में आगे बहुत सी ब्रांचें हैं। अगर कॉटन को ले हम, तो कॉटन का जो सीड होता है या कॉटन का रॉ कॉटन होती है, उसमें से एक तो निकलती है कॉटन, वो उसके लिए जिन्ने फैक्ट्री है। जिन्ने के बाद आपकी जिन्ने से आगे आती है स्पिनिंग के बाद वीविंग आती है, वीविंग के बाद डाइंग फिनिशिंग आती है, फिर गारमेंट आती है। वो पूरा सेक्टर एक अलहदा, जिसको हम टेक्सटाइल कहते हैं, वो एक अलहदा, हर स्टेप पे अलहदा चलता है। इसी तरह सीड को आ जाए तो एक तो सीड निकला अलहदा, सीड की अगर जब आप उसके एक्सपेलर भी होते हैं, एक्सपेलर से उसके बनोला, उसमें से ऑयल अलहदा निकलता है। ऑयल से जो आपका जो ऑयल केक होता है तो वो अलहदा एक निकलता है। अगर सॉल्वेंट प्लांट लगाएं तो उसमें से फीड वाला मटेरियल अलहदा निकलता है, तो ऑयल अलहदा निकलता है। ऑयल से फिर आगे घी, कुकिंग ऑयल भी बनता है और घी भी बनता है। तो इस तरह वो एक अलहदा एग्रो से ब्रांच है। और उसके साथ ही अगर लें तो एग्रो प्रोडक्ट और भी हैं, राइस है, मेज प्रोडक्ट हैं, फिर साथ ही आप लाइव स्टॉक वाले हैं, आपके फीड मिल्स हैं, फीड के अलावा आपका ये मिल्क है, दूसरी चीज़ें हैं, जूसेस हैं और भी चीज़ें हैं। तो ये सारे सेक्टर्स हैं। ये तो हमारे एग्रो इसके सेक्टर हैं। इस तरह केमिकल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ शवाइयाँ वो सेक्टर है, और काफ़ी सारे एजुकेशन सेक्टर है, पेंसिलें ये वगैरह, हेल्थ की दवाइयाँ हैं। इसी तरह फूड आइटम में भी हज़ारों चीज़ें हैं। तो हम इन सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक है, फिर आपकी व्हीकल्स है, इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव अलग इंडस्ट्री है। तो इनमें भी हम देखेंगे कि इनमें सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी एग्जम्पशन देते हैं, कभी विदड्रॉ करते हैं। तो इसी तरह फिर स्कोप ऑफ टैक्सेशन जो है, जिन सेक्टरों पे लगता है उनकी प्राइस बढ़ जाती हैं, जिन पे एग्जम्पशन होती है उनकी डाउन चली जाती हैं। तो ये जो टैक्सेशन है एक्साइज और ये, इसको सेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम उसी तरह फिर अब देखेंगे कि कौन से सेक्टर में कितनी, बाकी अमेंडमेंटें थोड़ी बहुत होंगी, आगे सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा होंगी कि किन को एग्जम्पशन मिली है, किन को नहीं मिली और कौन कौन से सेक्टर है। ठीक है, अब देख लेते हैं। सबसे पहली अमेंडमेंट जो है वो तो, क्योंकि इसमें यहाँ कमीशन अपील की डेफिनेशन नहीं थी, दूसरे सारे लॉ में थी, इनकम टैक्स में उन्होंने वही दे दी है। बाकियों की थी, डीसी की थी, चीफ कमिश्नर की थी, या कमीशन अपील की नहीं थी। तो उन्होंने कहा कमीशन अपील भी जो है एज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन मीन्स मैंने पहले भी कहा है कि मीन्स और इंक्लूड, मीन और इंक्लूड दोनों, या अदरवाइज डेफिनेशन का क्या स्कोप होता है। मीन जहाँ भी होता है तो वो डेफिनेशन कन्फाइन होती है उस हद तक, उसमें ना कुछ ऐड हो सकता है ना एक्सक्लूड हो सकता है। इंक्लूड लार्जर मीनिंग होते हैं कि जो उसकी असल मीनिंग वो तो है ही, उसमें फर्दर ये भी एडिशन हुई। वैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ ये मिनी डायरेक्टिव होती है डेफिनेशन जो है, यहाँ अगर कोई वर्ड डिफाइन हो जाए तो होल ऑफ द लॉ में वही उसके मीनिंग समझे जाते हैं, अनलेस एंटल वहाँ सब्जेक्ट में या कंटेक्स्ट में कोई और मीनिंग लिए गए हों, लेजिस्लेटिव वहाँ और इस्तेमाल किए हुए, तो फिर वो मीनिंग होंगे। ये जो मीनिंग यहाँ जो होते हैं ये एक किस्म के डायरेक्टिव नेचर होते हैं, ये सब्जेक्टिव होते हैं, ये कंडीशनल होते हैं कि वो इससे प्रिवेल करेगा, ये सब ऑर्डिनेट होगा या सब सर्विएंट होगा और वो रीडिंग होगा वहाँ अगर कोई होगा। लेकिन वहाँ अगर कोई मीनिंग डिफाइन है और यहाँ डिफाइन नहीं है तो वो लिमिटेड होगा अप टू दैट सेक्शन। ये बेसिक इसके कंसेप्ट है। तो ये डेफिनेशन में सबसे पहले ये कमीशन अपील है एज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30, जो 30 में अपॉइंट एज ए कमीशन अपील होगा तो वही कमीशन अपील होगा। दूसरा कोई कमीशनर जो होगा उसको हम कमीशन अपील नहीं कह सकेंगे। जिस तरह इनलैंड रेवेन्यू वाला है, ऑडिट वाला है, कोई और है, तो उसको हम कमीशन नहीं कह सकते। जो अपील अंडर सेक्शन अपील के लिए होगा वही कमीशन होगा। इसके बाद अगला 2 का सब सेक्शन 5A भी है, ये कॉटेज इंडस्ट्री। जैसे वहाँ सेमी इंडस्ट्री है, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, तो यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री भी डिफाइन की हुई है। तो कॉटेज इंडस्ट्री सेक्शन में तो उसमें पहले उसकी जो बाकी कंडीशन है तो अपनी जगह, और उसकी टर्नओवर
टर्नओवर जो थी वो 3 मिलियन थी, उसको बढ़ा के उन्होंने अब 10 मिलियन बढ़ा दी है। अच्छा किया। पिछले साल तो रूरल एरिया में उन्होंने कहा शहर में ही ना हो, बाहर हो, वो कोई सब ऐसी थी जो इरेशनल सी कंडीशनें थी। तो अब उन्होंने चलो एक वैल्यू जो है, बल्कि वो भी कंडीशनें ख़त्म होनी चाहिए कि प्रॉपर, जैसे उधर सेमी को इन्होंने इंसेंटिव दिए हैं इनकम टैक्स में, स्मॉल बिजनेस में, तो उसी के इसको उसी से कोई रिकनसाइल करनी चाहिए थोड़ा बहुत। 10 मिलियन वाला तो वहाँ 100 मिलियन था, वहाँ 100 मिलियन था, 100 और 250 दो ए बी कैटेगरी थी। तो यहाँ उसने अभी 10 मिलियन तक की रखी है, तो उनको चाहिए थे कार्टेज को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसके लिए 10 मिलियन में क्या बनता है। तो बहरहाल फिर भी 3 मिलियन तो बिल्कुल ही थी, उससे उन्होंने 10 मिलियन कर दिया। ये भी चलो अच्छी बात है, अगली दफ़ा से ही अगले साल इंशाल्लाह और बढ़ा देंगे। तो ये उसकी लिमिट बढ़ा दी है, तो कॉटेज के लिए ये लिमिट जो है 3 से 10 हो गई। उसके बाद ऑनलाइन मार्केट प्लेस, पढ़ दूँ। हाँ जी, क्लास 18A ऐड हुई है सबसेक्शन 2 के अंदर। ऑनलाइन मार्केट प्लेस इंक्लूड्स एन इलेक्ट्रॉनिक interface such as a marketplace, e-commerce platform, portal, all similar means which facilitate sale of goods, including third-party sale in any of the following manner, namely: A, by controlling the terms and conditions of the sale; B, authorizing the charge to the customers in respect of the payment for the supply; or C, ordering or delivering the goods. ऑनलाइन में मार्केट प्राइस मार्केट है, क्या ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो ये आजकल जैसे डिजिटलाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, आईटी का दौर है, तो आजकल जैसे ऑनलाइन आपने ज़मीन.com देखा होगा, तो ज़मीन.com है या प्रोडक्ट हैं दूसरी, ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं। अभी जितनी रेडीमेड गारमेंट है आप ऑनलाइन ऑर्डर दें, तो वो काफ़ी सारे उन्होंने स्कीम्स हैं, काफ़ी सारी जो ऑनलाइन सेल परचेज़ हैं, शॉपिंग है, वो आप कर सकते हैं। तो उसको मॉनिटर करने के लिए वो जो जितने जस्ट लाइक ऐसे एजेंसी सर्विसेज होती हैं, खुद अपनी प्रोडक्ट नहीं होती, जैसे रियल एस्टेट है या दूसरी हैं, तो वो दूसरों के बिहाफ पे गुड्स लेके कलेक्ट करके अपने सर्विस चार्जेस या अपना कमीशन या डिफरेंट जो सिनेरियो है उसके मुताबिक बेचते हैं। तो उसको भी इसमें टैक्सेशन में लेके आए हैं कि उसमें आप गुड्स डिलीवरी भी आप करते हैं, लेते हैं। टर्म एंड कंडीशन आपकी जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर या इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर जो भी होता है उसके साथ अपनी टर्म एंड कंडीशन एग्री होती हैं, या होल सेलर है, डिटेलर है, जो भी है उससे टर्म एंड कंडीशन, प्रोडक्ट उसकी है, ओनरशिप उसकी है, लेकिन आप दरमियान में इंटरमीडिएटरी हैं। एज ए इंटरमीडिएटरी आप उसकी गुड्स लेके उसको बेचते हैं। जस्ट लाइक जैसे हम सब डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक एजेंट है, ऐसे समझ लेते हैं। ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक जो ई कॉमर्स जिसको कहते हैं, ये ई बिज़नेस है। तो ई बिज़नेस के ये जितनी गुड्स, वैसे तो सर्विसेज पे तो टैक्सेशन के इस फील्ड में नहीं आता, लेकिन उसमें जो गुड्स हैं उसकी परचेज सेल थ्रू एजेंट, ये वो जो भी होगी, जो रूल रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर पे, एजेंट पे वो अप्लाई होते हैं, वही वाले इस पर अप्लाई होंगे। ऑनलाइन फिर आगे देखा होगा, इसको इंसेंटिव दिए हैं, अगर कहीं एग्जम्पशनें दी हैं तो एग्जम्पशन है, अगर कहीं रिड्यूस दे दिया है तो वो है, अदरवाइज फिर कोई विद होल्डिंग है तो वो होगा। तो बेसिकली इधर डिफाइने का मतलब ये है कि इसको विद इन नेट लाना है, ला के आगे या एग्जम्पशनें देनी है या प्रमोट करना है, या इस फील्ड को भी टैक्सेशन में लाना है। तो इसका अभी तक जो मैंने लॉ में देखा है ऑनलाइन मार्केट प्लेस के हवाले से, वो 11 शेड्यूल के अंदर जाके जहाँ पे विद होल्डिंग रूल्स है वहाँ पे इसको ऐड किया गया है कि 2% विद होल्डिंग करेंगे सेल टैक्स की, लेकिन आज से नहीं, फ्रॉम द डेट व्हेन बोर्ड शैल स्पेसिफाई, अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा ना कि विद होल्डिंग, उन्होंने कहा इसको मॉनिटरिंग करें, इनडायरेक्टली उस सेल को चेक करें। जब ये उनकी सेल करेंगे तो सेल पे फिर विद होल्डिंग आगे से प्राइस कलेक्ट करेंगे और फिर पीछे उनको देंगे, तो वो इनवाइसिंग करेंगे, तो वो कलेक्शन करेगी, कुछ मॉनिटरिंग होगी। एक तो विद होल्डिंग टैक्स आएगा, सेल टैक्स भी आएगा, विद होल्डिंग से मॉनिटरिंग भी होगी कि वो सेल अपनी कंसील नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जब इनकी ड्यूटी लग जाएगी, काटना है तो सेल श्योर हो जाएगी। वैसे पहले जो करते थे वो उसकी सेल की कंट्रोल नहीं था, जो टर्नओवर उनकी थी वो डिक्लेयर करें ना करें उससे मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। इसमें बिज़नेस बहुत एक्सपेंड हो रहा था, लेकिन इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। अब जब विद होल्डिंग इस पर लगेगा, डिफ़ाइन कर दिए जाएंगे, तो फिर वो तो ये भी कह सकते हैं हम तो सर्विसेज रेंडर करते हैं,
हम पे तो टैक्सेशन नहीं है, ठीक है। तो अब इसको इनडायरेक्टली इस मार्केट ऑनलाइन मार्केट प्लेस को डिफ़ाइन करना और इस पे विद होल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाना, इसको विद होल्डिंग एजेंट मुकर्रर करने से मॉनिटरिंग किसकी हो रही है, जो ऑनलाइन सेल इनको जिनके ब्याह पे ये जो प्रिंसिपल है उसकी सेल कंट्रोल हो रही है, तो उस पे जो टैक्सेशन है उसकी डॉक्यूमेंटेशन किसने करनी है 2% अगर ये ऑपरेटिव होती है? जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे OLX है, ज़मीन.com है, जो एजेंट है जो मार्केट प्लेस को ऑपरेट करता है, सब ज़मीन.com वाले हैं जैसे, तो वो क्योंकि रियल एस्टेट पे तो लगता नहीं सेट, अगर कोई गुड्स का करता है जैसे गारमेंट है, जितने भी गारमेंट्स हैं आपके, हाँ जितने भी वो बेचते हैं वो फिर विद होल्ड करेंगे उस पर, उधर से कलेक्ट करके जब उनको पैसे देंगे तो उनका होल्ड कर लेंगे, होल्ड करके जमा करा देंगे, तो उनकी सेल जो है वो मॉनिटरिंग और रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट हो जाएगी। अगर जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होंगे उनसे वो 2% विथहोल्ड करेंगे फ्रॉम द डेट द बोर्ड शैल नोटिफाई। ठीक है जी। जो एक्टिव थ्रेशोल्ड भी है? है थ्रेशोल्ड भी है? नहीं, कोई थ्रेशोल्ड नहीं। जब विद होल्डिंग एजेंट इनको मुकर्रर कर दिया जाएगा, अगर वो एक्टिव नहीं है तो ये होल्ड कर लेंगे। अब फिर इससे एक्टिव जो नहीं है तो गवर्नमेंट को या FBR को डाटा मिल जाएगा कि ये कितने लोग सप्लाई करते हैं, ये कॉटेज से या वो लिमिट जो है होलसेल डील की उससे अबाव है तो रजिस्टर क्यों नहीं हो रहे, तो लाइबल जो रजिस्टर हैं तो उनको रजिस्टर किया जा सकता है और सेल टैक्स नेट में लगाया जा सकता है। और ख़ुद भी लोग फिर अपने आप को सेल टैक्स में इससे बचने के लिए सेल टैक्स में रजिस्टर भी करवा लेंगे अपने आप को, क्योंकि हमारा तो कट रहा है अभी, तो क्यों ना रजिस्टर कराएं, हमारी टर्नओवर भी ज़्यादा होगी, वी आर लाइबल भी हैं, पेनल्टियाँ भी लग सकती हैं आपकी, फिर वो रेट भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। इसलिए ऐसे लोग जो सप्लाई करते हैं थ्रू इसके, जिस तरह गारमेंट वाले हैं या दूसरे हैं बड़े बड़े आउटलेट हैं, तो वो इसके ज़रिए बेचते हैं, तो इसलिए फिर वो अगर रजिस्टर नहीं है तो पहला तो काम इसलिए किया गया है ताकि वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं, और इससे बचना है। इस विद होल्डिंग इसीलिए गाया गया है वो अपने आप को रजिस्टर करा ले, नहीं कराएंगे तो यहाँ से पकड़े जाएंगे, फिर नोटिस आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो इसलिए इसको उस डॉक्यूमेंटेशन बेसिक पर्पज़ जो है ब्रॉडनिंग ऑफ स्कोप ऑफ सेल टैक्स और डॉक्यूमेंटेशन। सर उसके आगे इम्पॉर्टेंट जो है क्लास 43A के अंदर जो टायर 1 रिटेलर की डेफिनेशन है उसमें फर्नीचर के रेफरेंस से कहा गया कि वो शॉप जो फर्नीचर वाली है 2000 स्क्वायर फीट इन एरिया और मोर इन द केस ऑफ रिटेलर ऑफ फर्नीचर। अब वो पहले था कि 1000 स्क्वायर फुट का होगा तो वो भी आएगा, जैसे चेन है, एयर कंडीशन है, बल्क से डिफरेंट कैटेगरी है, कोई भी उनमें से सारी कंडीशनें कोई फिल करे या एक करे, उनमें से वन या एनी मोर कोई भी कंडीशन करे, एक कर दे तब भी वो रिटेलर है, सारी दो कर दे तब भी, सारी भी लगती हो तब भी। तो इसलिए उन्होंने एक कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो है फर्नीचर वाला जो है, फर्नीचर बाकियों के लिए, क्योंकि फर्नीचर के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होती, बाकियों के लिए 1000 स्क्वायर फुट में भी आम एक रिटेलर है तो 1000 उसके लिए बहुत है, लेकिन जो इसके लिए अभी भी थोड़ा फर्नीचर वाला तो बड़ी जगह होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने 2000 स्क्वायर फुट इसके लिए स्पेसिफिक कर दिया। और इसके साथ पॉइंट ऑफ वो सेल वाला जो इंटीग्रेट करना है उसको भी उसने डाल दिया कि जो इंटीग्रेटेड होगा उसको भी रिटेलर की, वन टायर रिटेलर की डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा। ठीक है ना, हो सकता है वो बाकी चीज़ें फुलफिल ना करता हो, इंटीग्रेट किया हो तो वो कहे मैं तो है ही नहीं भाई इसमें, जब इंटीग्रेट हो गया तो उसको तो ज़रूरी होना है ना उसमें पार्ट में, तो इंटीग्रेशन की वजह से ना रह जाए, पॉइंट ऑफ सेल की वजह से ना रह जाए, इसलिए उन्होंने कहा इसके अंदर डाल लें, जो डेफिशिएंसी थी उसको पूरा कर लिया। टायर 1 रिटेलर में एक और कंडीशन भी ऐड की गई है कि अब रिटेलर हु हैज़ एक्वायर्ड पॉइंट ऑफ सेल फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज और एनी अदर डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऑथोराइज्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसमें जो इजी पैसा, जैज़, कैश, वही कहा ना, ये इसको भी ऐड कर दिया गया ना जी, इस डी डेफिनेशन में, ये भी अब ऐड है ना, जो भी जिसने डेबिट क्रेडिट मशीन लगाई है, इंटीग्रेटेड है, पॉइंट ऑफ सेल है, ये भी होगा। इस सपोज किसी का 1000 से कम है, 500 है, वो मशीन लगाई है डेबिट क्रेडिट की, तो वो उसमें आ जाएगा फिर। क्लियर जी, लगी है तो उनका वो भी रिटेलर की पार्ट बनेगा। ठीक है, वो वन टायर में ही समझा जाएगा, मशीन लगवा सकता है तो समझ लो वो ठीक ही है। क्लास 44 के अंदर जो टाइम ऑफ सप्लाई है उसके अंदर ये, हाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि
बेसिकली पहले ये सेक्शन नहीं, ये वाली प्रोविजन नहीं होती थी कि एडवांस पे टैक्सेशन लें। तो पहले सिंपल था कि आप डिलीवरी पे तो या डिलीवरी पे या कैश रिसीट पे नहीं था, डिलीवरी या गुड्स ही था कि जब आप सप्लाई मेड करें, मेड से मतलब जब आप गुड्स डिलीवर कर दें तो उस वक्त इंसिडेंट ऑफ वो टैक्स अराइज होता था। तो एक साल एक एग्जम्पशंस के कोई रेफरेंस इसी तरह आई थी, एक जजमेंट आई थी, तो उसमें उन्होंने फिर इसके लिए विच एवर अर्लियर का वर्ड रिसीट या डिलीवरी, विच एवर इज अर्लियर उसका वर्ड लगा दिया। अब ये एडवांस पे भी टैक्स, एडवांस का फिर डिफरेंट था कि एक कोर्ट ने होल्ड किया कि ये बेलमेंट ऑफ बनी है कि अभी आप गुड्स तो दी नहीं, आपने एडवांस ले लिया है तो टैक्स तो सेल ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगना चाहिए, तो इसलिए एडवांस पे टैक्स नहीं लगता। इस पे फिर कोर्ट ने फिर आगे होल्ड कर दिया जी एडवांस पे लग सकता है। तो शुरू में ये इस पर लिटिगेशन आई, तो लिटिगेशन हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट ने फेवर में कर दी कि ये बेलमेंट ऑफ बनी है कि पैसे दिए, पैसे वापस लिए, रिफंड भी तो हो सकता है, आपने दिए और एडवांस वापस आ गए तो सेल टैक्स लग गया, तो वो डिलीवरी या गुड्स हो ही नहीं, ये तो सेल टैक्स लगता ही गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स पे। जहाँ गुड्स की सप्लाई नहीं है, जिससे पैसे लेने देने पे तो नहीं टैक्स, नहीं तो फिर सारे बैंकों में लगना चाहिए क्योंकि सारे बैंक लैंडिंग बाइंग करते हैं तो टैक्स लगना चाहिए। तो इसलिए फिर उस पर कराची हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि ये इस पर टैक्सेशन जस्ट एडवांस लेने पे नहीं लगता, अनलेस एंटल सप्लाई ना आपने की हो, तो सप्लाई नहीं है तो उस पर फिर टैक्सेशन नहीं हो सकती। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा क्योंकि लेजिस्लेटर ने लगा दिया है वही प्रेजम्पटिव कि जब लेजिस्लेटर कोई काम कर दे, डीमिंग प्रोविजन हो जाए तो डीम कर दिया, वो किसी चीज़ को भी डीम कर सकता है, उसका नेक्सेस हो तो उस पर टैक्स लग सकता है, उसे आप होल्ड कर दीजिए एडवांस पे लग सकता है। तो फिर एडवांस का फिर अगले मसला आ गया कि अब कैसे लगाएं, एडवांस की क्या करें, इनवॉइस ही क्यों करें, उतनी करें तो बाद वाली इनवॉइस कितनी होगी, तो ये मसला सेल तो बाद में हुई है, पहले इसकी पार्ट इनवॉइस करें उसकी दूसरी करें, तो ये 4-5 साल जो है ना वो उस कॉम्प्लिकेशन में रहे कि आधी एडवांस, फिर एडवांस पे उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया जी आपने तो एडवांस पे दिया था इतना ड्यूरिंग द ईयर, तो आपने इस पर सेल टैक्स चार्ज नहीं किया तो आप पे इतना टैक्स लगता है। उसने कहा जी मैं अगले महीने में ही सेल कर दिया, उस पर टैक्स मैंने चार्ज कर दिया, तो महीने का ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे एडवांस चार्ज लेने आप, उनका नहीं पूरा ही देना है। इस तरह ये डबल टैक्सेशन शुरू हो गई। तो अभी एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है, तो उन्होंने कहा इम्परमिजिबल है डबल टैक्सेशन जो है, तो ये डबल टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सामने रखते हुए, और दूसरा हमारे जो इनकम टैक्स की असेसमेंट होती है वो कहते हैं कि सेल टैक्स में सेल आपकी और है, इनकम टैक्स में और है। तो इसी तरह सेल टैक्स की जब असेसमेंट करते हैं वो कहते हैं जी इधर आपकी सेल और है उधर आपकी और है, तो इसलिए डिफरेंस हम ऐड कर देते हैं, यहाँ भी टैक्स लगा देते हैं और वहाँ 111(1)(d) लगा देते हैं। तो इसको रिकन्सिलेशन में भी फ़र्क आता था, हम उसमें ये कहते थे ये सिस्टम फॉल्ट है या रिकन्सिलेशन मैटर है, भी इधर लगता है टैक्स डिलीवरी पे या रिसीट पे, विच एवर इज अर्लियर, वहाँ अक्रूवल पे लगता है, ये तो टाइमिंग डिफरेंस है। तो अदरवाइज तो वो अपने उसकी मेथडोलॉजी हैं, कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत इनकम टैक्स के वो अलहदा स्टैचू है, उसके बेसिस ऑफ चार्ज असेसमेंट रिकवरी और है, सेल टैक्स के बेसिस ऑफ चार्ज और है, यहाँ सिर्फ गुड्स हैं वहाँ सर्विसेज भी हैं, गुड्स भी हैं और हेड भी हैं। तो इसीलिए इसको हम सिंपली इस बेस पे नहीं कह सकते कि सेल मैच करना चाहिए या स्टॉक मैच करना चाहिए, यहाँ स्टॉक के मेथडोलॉजी और हैं, यहाँ एवरेज मैसेज हो सकता है, वहाँ FIFO LIFO 36 हो सकते हैं, तो आपस में वैल्यूएशन डिफरेंस हो सकते हैं, वो रिकन्सिलेशन मैटर है। तो उन्होंने कोशिश की है कि सेल ऑफ गुड्स ये और वो दोनों मैच कर जाएं, यहाँ डिलीवरी बेसिस है वहाँ भी डिलीवरी बेसिस है, वहाँ भी अक्रूवल बेसिस वो ऑलमोस्ट डिलीवरी पे करता है, तो ये दोनों आपस में मैच कर जाए ताकि इसकी रिकन्सिलेशन या डिस्प्यूट ना राइज हो। तो इसको उन्होंने मैच करने के लिए अब अच्छा किया है कि उन्होंने इसको भी अक्रूवल बेसिस पे कर दिया और रिसीट और डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर को ख़त्म कर दिया। ये इस साल से आनवर्ड ये दोनों मैचिंग हो सकती है। आप भी जब अकाउंट साल बाद बनाएं, इसकी 12 महीनों की सेल टोटल बना लें, सेल 12 महीनों की टोटल करके अगले साल तो उसकी भी कर लें, मैच कर लें, गुड्स वाली लहदा कर लें, सर्विसेज वाली लहदा करें, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लहदा कर दें, तो ये वाली आपस में मैच कर लें तो और मैच भी हो जाएगी। अगर डिफरेंस है तो एडजस्ट कर लें आप, रिटर्न ये वो करके, ठीक है जी। तो सेक्शन 3 के अंदर 2 तब्दीलियाँ आई हैं जो मेन नुमायाँ आई हैं। एक तो उन्होंने जो क्लास सबसेक्शन 9A उसके फर्स्ट प्रोवाइजो को ख़त्म किया है। ये उन्होंने इंसेंटिव दिया था कि जो लोग POS
इंटीग्रेटेड शॉप से खरीदेंगे उनको 5% कैशबैक देंगे। ठीक है। वो स्कीम उन्होंने ख़त्म कर चलो दिया। ठीक हो गया। दूसरा सर उन्होंने ये स्पेशली स्टील के रेफरेंस से भी ऐड किया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी। जो स्टील वाली है, इसमें एक तो 13 शेड्यूल ऐड किया है। पिछले साल ये पहले स्टील, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेजर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो उसमें स्टील सेक्टर, मैं जैसे कहा था हम सेक्टर को देखेंगे तो स्टील सेक्टर जो है जिसमें आपका स्टील मेल्टर है, रीरोलर है, कंपोजिट यूनिट है, शिपिंग वाले हैं, शिप ब्रेकिंग वाले हैं, ये इस सेक्टर में आते हैं। पहले स्पेशल प्रोसीजर रूल जो थे उसके तहत 58 रूल था और 58 MCA वो थे, जिसके तहत उसमें से टैक्सेशन होती थी। फिक्स टैक्सेशन में पहले 4 रुपये पर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यूज़ पे चलती रही, फिर 6.5 पे गई, 8 पे गई, 10 पे गई और फिर पिछले साल से बैग 1 साल पीछे वो किस 13 रुपये पे थी। तो उन्होंने फिर कहा कि ये तो फिक्स टैक्सेशन से जब सारे ये SRO सर्कुलर ख़त्म किए हैं करके उन्होंने कहा ये इसको पार्ट बनाए सारों का ला का, तो उन्होंने कहा ये इस स्टील सेक्टर को हम FED लगा देते हैं। उन्होंने इस पर FED लगाया। FED में उसका सेक्शन 3 जो है उसका 5A इंसर्ट किया, जो अब 9A है ना, 9AA, ये बिल्कुल उधर इंसर्ट किया था। अच्छा, उसके बाद क्या किया उन्होंने कहा इसको सेल टैक्स मोड प्रोसीजर में रखते हैं। तो सेक्शन 7 जो है उसमें 7(2) में उन्होंने कहा जी इसके पे भी सेल टैक्स की तरीके से लगेगा और उसमें पावर उन्होंने दे दी कि बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इंचार्ज जो है इसके SRO जो सर्कुलर इशू करेगा, नोटिफाई करेगा, जिसके तहत सेल टैक्स के भी कोई सेक्शन जो है ना वो उसी तरह अप्लाई होंगे जैसे सेल टैक्स में उस पर उन्होंने फिर SRO भी इशू किया। इस तरह उन्होंने FED में जो सेक्शन था विद रिगार्ड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसमें SRO भी मिनिमम प्राइसेस भी फिक्स कर दी कि जो आपका सर होगा इंगट बिलेट होगा उसका 74,000 रुपये रखा, जो सरिया था उसमें 84,000 डिफरेंट रेट भी फिक्स कर दिए। और साथ ही उसमें शेड्यूल 2 था उसमें एंट्री नंबर 4 का लिख दी कि ये सेल टैक्स बोर्ड में होगा। इसी तरह उसमें जो अब 13 शेड्यूल है ये पिछले साल वहाँ 4th शेड्यूल इंसर्ट किया था सेम करके, वहाँ उन्होंने कहा जी जो स्टील मेल्टिंग होगी उसमें प्रोडक्शन एस्टीमेट होगी 700 यूनिट का 1 टन, जो बिलेट इंगट प्रोड्यूस करेगा जिसकी फर्नेस होगी 700 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम लेंगे तो उससे 1 टन की प्रोडक्शन कंज्यूम होगी। अगर वो सिंपल उसकी रीरोलिंग मिल है तो इसको 110 यूनिट जो हो गए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ के वो 1 टन के बराबर होगी। कंपोजिट है तो 810 यूनिट लें, यूनिट जितने भी हों इलेक्ट्रिसिटी उसको डिवाइड कर लें इनसे तो वो टन निकल आएंगे। टन की उन्होंने फिर आगे वैल्यू फिक्स कर दी। उन्होंने कहा 74,000 अगर आपका इंगट बिलेट है तो 74-72,000, अगर आपका सरिया है तो 84,000। ये रेट भी फिक्स कर दिया, प्रोडक्शन भी फिक्स कर दी। अब उस पर फिर सेल टैक्स वहाँ पिछले साल फेडरल आई थी 16% या 17% है फेडरल आई थी, उसमें एंट्री नंबर 58 फर्स्ट शेड्यूल में ऐड की थी। अब वो एंट्री नंबर 58 भी ख़त्म कर दी है फर्स्ट शेड्यूल में से। वो सेक्शन जो मैंने बताया था कि 3(5)A वो भी ख़त्म कर दिया है और जो था सेकंड शेड्यूल में एंट्री नंबर 4 थी वो भी ख़त्म कर दिया है और वो वहाँ जो 4th शेड्यूल था वो भी ख़त्म कर दिया। अब फेडरल पहले स्पेशल प्रोसीजर में थे, फिर गए FED में। अब FED में से वही सेट उठा के इधर ले, ठीक है ना, इधर आके एक इधर आ, अच्छा साथ उस वक्त पिछले साल पैरेलल इधर 153 एंट्री भी डाली थी 6th शेड्यूल में, कि वहाँ डाल दिया था सेल टैक्स एग्जम्पशन हो गई थी। 6th शेड्यूल में एंट्री नंबर 53 पिछले साल डाल दी थी कि इसमें फेडरल एक्साइज सारा वो लगेगा और इधर एग्जम्पशन होगी सेल टैक्स में से। तो अब क्या किया है वो 153 ख़त्म कर दी, अब सेल टैक्स में से एग्जम्पशन FED सारी ख़त्म, वो उठा के सेट पूरा इधर आ गई। अब इधर 9A लगाई, एक ये लगा दी कि इनपुट बेसिस पे टैक्स किसी चीज़ पे भी लगाई जाती थी। इनपुट से मेरा रॉ मटेरियल है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, इस पे प्रोडक्शन रिज्यूम की जा सकती करके उस पर मिनिमम कम अज़ कम मिनिमम टैक्स लगाया जाता है। ये डाली साथ ही 13 शेड्यूल डाला। अब 13 शेड्यूल में वही बिल्कुल उसी तरह वहाँ आप देख सकते हैं कि अगर स्टील आपकी फर्नेस है तो आपका हर महीने का जो आपने रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न फाइल करने के लिए आपके इलेक्ट्रिसिटी यूनिट देखे जाएंगे कि आपके बिजली के बिल में कितने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट हैं। उसको अगर आपकी फर्नेस है तो 7 से डिवाइड किया जाएगा, उतनी आपकी प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन पे जैसे उधर उनका सेक्शन 14 या 24 है उसके तहत वैल्यू फिक्स की हुई थी रेट, यहाँ 46 है, 2 का 46, उसके तहत सर्कुलर इशू कर देंगे कि ये आपके रेट है।
वो 74,000 रुपये है आपका, 74,000 इंगट का 74,000 है, और बिलेट का 74,000 है, इंगट का 72,000 है, और जो आपका सरिया है उसका 84,000। वो रेट आप लगाएंगे, वो प्रोटेक्शन होगी। तो ये आप समझेंगे हर महीने की ये है। एक्चुअल डिक्लेयर कम है तो ये मिनिमम कंसीडर होगी। पहले आप एक्चुअल पे इन्वाइसिंग करेंगे और एक्चुअल पे अपनी वो फिल करेंगे, जो भी नेक्स्ट आपका सी है जो भी है उस पर देखेंगे, और जितना आपका रेट आप अपने लगाएंगे, फिर रेट आपके ये रेट और प्रोडक्शन इसका देखेंगे, और ये कम है तो डिफरेंशियल आप दे देंगे, और फिर ये कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। अगले महीने फिर देखेंगे कि कम है, पिछला कैरी फॉरवर्ड कितना है, और इसी तरह साल चलता रहेगा। और साल पूरे का फिर देखेंगे कि पूरी जो साल के यूनिट हैं उससे कब यूनिट को डिवाइड करके और प्रोडक्शन निकालें साल की, और साल का निकाल के वही रेट लगा के कैलकुलेट करें, उस पर टैक्स कितना बनता है और एक्चुअल पे कितना बनता है, और कम से कम वो मिनिमम ज़रूर हो। ये है स्टील सेक्टर का पूरे का। क्लियर? सर सेक्शन 8B के अंदर दो तरह मीम आई हैं। एक तो 8B के अंदर से जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उन पे सेक्शन 8B अब नहीं लगेगा। और सर दूसरा जो POS सिस्टम से इंटीग्रेट नहीं होंगे रिटेलर, जो टायर 1 रिटेलर है, तो वो सिर्फ अपना 60% इनपुट टैक्स लेंगे, 40% उनको पे करना पड़ेगा। सर सेक्शन 11 के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज पहले इसको ही देख लेते हैं। सर बेसिकली 8B जो है वो आया था, ओवर राइडिंग सेक्शन था। उसमें ये था कि हर दफ़ा ना इम्पोर्ट पे या अदरवाइज लोग अपनी इनपुट ज़्यादा क्लेम किए जाते थे, और इनपुट ही इनपुट चलता था और आउटपुट आता ही नहीं था। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी लोग टैक्स देते नहीं, तो कम से कम मिनिमम टैक्स जो है, मिनिमम स्कीम इंट्रोड्यूस, जैसे अब उस भी हमने देखी है कि स्टील सेक्टर में मिनिमम है। उन्होंने कहा जी ओवरऑल एक मिनिमम भी, क्योंकि फेक फ्लाइंग इन्वेस्ट जो इन्वाइसिंग थी उसका भी सिस्टम एक चला हुआ था, तो इनपुट ही इनपुट चलता था, तो आउटपुट कम था। 3-4 सालों में आगे फिर वो उसी को कैरी फॉरवर्ड करते रहते थे, तो टैक्सेशन गवर्नमेंट में नहीं आता था। तो उस सिचुएशन में उन्होंने कहा जी मिनिमम वाला एक सेक्शन लगा दिया कि आप जो भी हैं जिन्होंने भी करनी है, कुछ उन्होंने एग्जम्पशन दी, और बाकी को कहा कि वो थ्रू नोटिफिकेशन सर्कुलर दे दी कि ये लोग जो कि डॉक्यूमेंटेड वाले सेक्टर थे उनको कुछ एग्जम्पशन दे दी, या जिन्होंने इम्पोर्ट पे वैल्यूएटेड दिया था या अदरवाइज थे उनको उन्होंने एग्जम्पशन दे दी। बाकी सबको कहा कि आप जो इनपुट है वो जो आउटपुट होगा उसका 90% क्लेम कर सकते हैं, और आप 10% देंगे साथ। और फिर साल बाद अगर आपके अकाउंट हैं, अगर आप अकाउंट केस हैं तो अपने अकाउंट दें, ऑडिट कराएं, साल बाद फिर आप उसकी जितना आपने एक्सेस दिया हुआ है एक्चुअल के साथ वो रिफंड ले सकते हैं। इस तरह दूसरे के लिए भी आखिरी दिनों में साल के एंड के बाद आप क्लेम कर सकते थे। अब फिर उन्होंने इसमें से ये वैसे तो वो सर जो भी नोटिफिकेशन है उसके तहत एग्जम्पशन दी है, यहाँ लिस्टेड कंपनी क्योंकि डॉक्यूमेंट होती हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनी, तो इन पे उन्होंने कहा ये लगता ही नहीं, इसमें SRO देने की भी ज़रूरत नहीं, उस सेक्शन में से ही एक्सक्लूड कर दिए। पहले सेक्शन में कोई एक्सक्लूड नहीं था, फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि जिसको चाहे इसमें से समझे कि ये वाला डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, यहाँ चांसेस नहीं है, यहाँ सब कुछ इनपुट आउटपुट प्रॉपर है, सेल परचेज प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है, तो उनको फिर वो एग्जप्शन FBR के कंटिन्यूटी आती जाती रहती थी, कभी ऐड हो गया कभी लेस हो गया, तो उस सिचुएशन में थी। अब उन्होंने लिस्टेड कंपनी तो इसमें से एक्सक्लूड ही कर दी है कि उसको तो होना ही नहीं चाहिए, बाकी अदर दैन लिस्टेड जो आम कंपनी है वो इसमें है, वो उसी प्रोसेस के तहत चलेंगी। और पिछले साल उन्होंने रिटेलर के लिए जो या इंटीग्रेटेड नहीं था या और कोई कंडीशनें थी, तो उन्होंने उसमें इसकी 15% तक 15 डिसअलाउ किया उन्होंने, बजाय बाकियों का 10 है तो यहाँ 15 तक है, या 85 तक क्लेम कर सकता था। तो अब 60 डिसअलाउ है कि 40 लाओ पे लगाया, अब फिर वो 40 तक है, ये 60 तक डिसअलाउ किया है, इसको देख लें पहले लिखा क्या हुआ है पहले ये। पहले 15 को 60 से तब्दील किया, तो पहले 15 डिसअलाउ था ना, अब 60 डिसअलाउ हुआ है। यही तो मैं कह रहा था, हाँ, 60 डिसअलाउ। पहले 15 था ना डिसअलाउ, तो 15 मीन 85 आप क्लेम कर सकते जी हैं। जी, तो अब कितना क्लेम कर सकते हैं उसको वो तो दे रहे। सिर्फ 40 क्लेम का था, 60 डिसअलाउ हो जाएगा। फिर भी दोबारा उसको भी पढ़ लें, सेक्शन को भी। 15 को पहले क्या था, अब उसकी जगह क्या है, क्या 15 ही डिसअलाउ था पहले?
हैं या 85 डिसअलाउ था पहले? सर पहले था in case 15 of- था? Sir, in case a tier 1 retailer does not integrate his retail outlet in the manner as prescribed under subsection 9A of section 3 during a tax period or part thereof, the adjustable input tax for whole of that tax period shall be reduced by 15%. तो अब वो reduce 60% हो गया, तो 60 हैं? रिड्यूस 15% 85% मिल रहा था। हाँ 85 मिल रहा था ना, तो अब रिड्यूस हो गया 60%, तो 40% मिलेगा सर। हाँ 40 मिलेगा ना, यही मिलेगा ना। तो पहले 15 जैसे नॉर्मल में था कि आपको मिनिमम 10 देना था, आप 90% क्लेम कर सकते थे, तो उसमें 85 कर सकते थे, तो अब आप 40 कर सकेंगे इसमें। ठीक है जी, इस तरह उसको आप जी सर सेक्शन 11 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज आई है कि उन्होंने क्या क्या फॉर द वर्ड्स रेलिवेंट डेट द वर्ड्स एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच द रेलिवेंट डेट फॉल्स। बेसिकली पहले ये था कि 5 ईयर 2 लिमिटेशन थी असेसमेंट के लिए ना, जो सेक्शन 11 है। एक थी टोटल ईयर की 5 साल की, तो 5 साल स्टार्ट पॉइंट कहाँ से होते थे और कहाँ एंड होते थे, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो स्टार्ट पॉइंट था कि जहाँ आपने रिटर्न किसी माह, वो मंथली बेसिस पे रिटर्न होती थी, तो रिटर्न की जो ड्यू डेट थी जिस पे आप फाइल करते थे वो रेलेवेंट डेट होती थी। कि जैसे जून है, जैसे जून की आपने कब फाइल करनी है, 18 तक या 15 जुलाई तक करनी है, तो जुलाई से 5 साल आपके गिने जाते थे टाइम बार्ड होने के लिए, कि इस माह ने कब टाइम बार्ड होना है, उस जब ड्यू डेट है उससे 5 साल लगते थे, फिर आप काम करते थे और फिर ऑनवर्ड होते थे। क्लियर जी। अब उन्होंने कहा मंथली बेसिस पे इसको ख़त्म करने के ये उन्होंने कहा वो सिलसिला ख़त्म करते हैं, इसको और बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा जिस महीने में है ना, उस जिस साल में वो फाल करती है वो साल जब एंड होगा ना, वहाँ से 5 साल होंगे। अब एक तो ये है कि आम मंथ के लिए तो ठीक है, अब जून वाले मंथ के लिए क्या है, 1 साल बढ़ गया। तो 1 साल बढ़ गया। ठीक है ना, आखिरी महीनों में जाके तो आखिरी वाला आएगा, मई वाला आएगा, तो वहाँ तो 1 आधा महीने का फ़र्क होगा, बाकी 5 ही रहेगा। अब जो ये वाला जून आगे गया, इसकी जुलाई में की, तो इसके लिए पूरा साल, क्योंकि साल का पहला महीना है, तो इसी तरह इसके लिए साल, उससे अगले महीने के लिए 11 महीने, उसके अगले लिए 10 महीने, उससे अगले, इसी तरह ऑनवर्ड आपका चलता जाएगा। इस तरह आपकी कैलकुलेशन बनेगी। क्लियर। ये दूसरी लिमिटेशन पता ही है आपको, नोटिस इशू हो जाए तो वो 120 डेज में करना है, नहीं तो 60 डे फर्दर एक्सटेंशन करते हैं। तो इसलिए जो जून वाली है उसके लिए पूरा साल एक एक्स्ट्रा 5 की वजह 6 साल हो जाए, तो बाकियों के लिए 1 महीना कम होता जाएगा। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप साल को टच करते जाएंगे महीने कम। ठीक ठीक है, ठीक हो गया। कोई और कुछ इस तरह यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रेलिवेंट डेट फॉल्स। अगर मैंने अब अगस्त सितंबर की भी रिटर्न फाइल की, तो फाइनेंशियल ईयर तो अगला आ चुका होगा, तो ये तो एंड होगा उसका भाई, जून में जाके होना। अगले जून में होना, तो वहाँ से 5 साल का वहाँ से 5 साल बेसिकली वो इनकम टैक्स के बराबर 122 जी जी, ये यही किया है ना कि अब जून वाली रिटर्न फाइल की है, तो कब इसकी कब फाइल की, जुलाई में की ना, तो जुलाई वाला फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से लेके एंड कब होगा, अगले साल होगा ना, वहाँ से 5 साल चल लेंगे। यही तो कैलकुलेशन मैंने की है। इसके इनके 7 साल हो, इसका 6 साल रह गए। 6 साल, इसके 6 साल, इसके पूरे ही 6 साल, अगले के 5 साल 11 महीने, उससे अगले महीने के, उससे अगले थे 5 साल 10 महीने, उससे अगला महीना जब 5 साल 9 महीने, इस तरह अनवर्ड जैसे जैसे महीना बढ़ता जाएगा उसका टैक्स पीरियड जो लिमिटेशन पीरियड कम होता जाएगा। क्लियर। ठीक हो। सर उसके बाद जो सेक्शन 22 के अंदर कैश बुक तो कैश बुक को जिस जहाँ रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है, वहाँ सिंपल था कि जी आप परचेज़ का जो है परचेज रजिस्टर बनाएं, उसमें इनवॉइस, पार्टी सप्लायर का नाम, ये वो पार्टिकुलर उसके NTN नंबर, सेल टैक्स नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, पार्टिकुलर ये थे। तो इसी तरह सेल के थे, रीरो रेटिंग थे, एग्जाम्पशन थे, और कुछ यूटिलिटी बिल थे, कोई स्टॉक का था, कुछ मेंशन नहीं था स्टॉक बनाना, ये नहीं पता वो किस तरह बनाना है, क्या है, कोई प्रेस्क्राइब फॉर्म नहीं था। अब उन्होंने एक काम ये अच्छा किया है कि कैश बुक, अब कैश बुक या बैंक बुक कह लें, उसमें सारा पूरा लेजर मांग लेते थे, लेजर का इधर कंसेप्ट ही नहीं था। प्रेस्क्राइब में लेजर भी और कैश बुक भी सारा कुछ ही होना चाहिए ना। अब आप कैश बुक मांगेंगे तो कैश बुक के फिर लेजर भी होंगे, तो कैश बुक में सारे ट्रांजैक्शन, वो इवन सेल परचेज, गुड्स के हैं, एक्सपेंस के हैं, हर चीज़ होगी।
तमाम ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपके एक्सपेंस हुए हैं, एक्सपेंस है जो 5 चीज़ें मोस्टली होती हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर, और या इक्विटी के अकाउंट, ड्राइंग हो गया आपका, कैपिटल हो गया, ये 6 हेड होते हैं। इनके ही आगे सब ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये सारे के सारे कैश के रूट होंगे, तो उसमें आप फिर बनाएंगे। कोई आपकी क्रेडिट एंट्री है तो इसके बाहर होगी, ये सब्सिक्वेंटली पेमेंट करेंगे या रिसीट करेंगे तो फिर उसमें आ जाएगी। क्लियर? सर उससे आगे है कि सेक्शन 25AA में ये है ट्रांजैक्शंस बिटवीन एसोसिएट्स। बेसिकली जो इसको कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ट्रांसफ़र प्राइसिंग होती है कि जब आप अपनी एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स होती हैं या सिस्टर कंसर्न्स होती हैं, तो वहाँ वो परचेज सेल करते हैं, तो उसमें लोग जो परचेज सेल करते हैं तो उसको मैनेज कर लेते हैं। मैनेज से मुराद जो एग्जेम्प्ट हो उसको ज़्यादा हाई रेट पे डाल देते हैं, तो जो टैक्सेबल है वो लो रेट पे डाल देते हैं, या मार्जिन ऑफ प्रॉफिट रखते ही नहीं हैं, उसी कास्ट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो एंटिटी एग्जेम्प्ट में हो तो उस पर ज़्यादा वैल्यू दे दी, टैक्सेबल वाली में थोड़े दे दी, तो इस तरह अपने मार्जिन को आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। बजाय मैं टैक्स दूँ वो मैं आगे प्राइस पे दे दी, लोअर पे दे दी, तो मैंने लोअर टैक्स दे दिया ना, तो मार्जिन में अगली एंटिटी में ट्रांसफ़र कर दी। जैसे मैं 2 लाख की एक परचेज़ की है, तो वैसे वो बिकती है 3 लाख की। तो जब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है मेरी ये टैक्सेबल है, मैं 3 लाख में बेचूँ तो प्रॉफिट डिफरेंशियल 1 लाख है ना, इस पर टैक्सेशन में देनी यही, मैं 2 लाख में अब ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो अगली जब बेचेगी तो वो 4 लाख में बेचेगी, तो 2 लाख ये भी वहीं पार्क हो गया, ये ट्रांसफ़र हो गया ना प्रॉफिट। जो मुझे आना था मैंने अपना प्रॉफिट ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया, अगली एंटिटी में जो एग्जेम्प्ट है, उसमें टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ पार करके वहाँ से बचा लिया। इसी तरह रिवर्सल गेल भी रखते हैं परचेज सेल में, इन चीज़ों में, प्रॉफिट में। ये इंटरनल ट्रांसफ़र डिफरेंट स्कीम्स होती हैं जिसके तहत आप वो टैक्स अवॉइडेंस कर सकते हैं। तो इसलिए जितने रेवेन्यू डिपार्टमेंट होते हैं वो फिर पाकिस्तान में इवन अकाउंटिंग में भी आप अपनी हर एंटिटी अपना प्रॉफिट अपने में रखें, वहाँ भी इसको ऑफसेटिंग डिफरेंट स्कीम के तहत फिर करते हैं कि कितना मार्जिन है। अल्टीमेटली होल्डिंग कंपनी होती है, कंसोलिडेशन होते हैं, कंसोलिडेशन में ये आपस में एलिमिनेट भी हो जाते हैं, प्रॉफिट अल्टीमेटली टोटल में आ जाते हैं। तो इसके लिए फिर ट्रांसफ़र प्राइसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, या ऐसे कह लें आम ज़बान में कि वैल्यू फेयर, जैसे इनकम टैक्स में हम कहते हैं फेयर वैल्यू, वो फिर डीसी या एसी या जो भी अथॉरिटी या कमीशन को पावर होती है कि जो अगर कोई लोअर प्राइस है, यहाँ भी 2 का 46 जो सेक्शन है वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसमें ई है जो, उसमें अगर कोई अमाउंट या कोई वैल्यू कम है इनवॉइस में, तो उसके पास पावर है डिपार्टमेंट के पास कि उसकी वैल्यू डिटरमिन कर ले और उसके मुताबिक टैक्स लगाए। लेकिन डिपार्टमेंट का डीसी या कमीशन अकेला नहीं लगा सकता, उसमें एक कमेटी है जिसमें चैम्बर के भी लोग होंगे, वो कमेटी बनाएगी, वो डिटरमिन करेगी। तो यहाँ उन्होंने ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन जिसमें कहते हैं कि आम बंदा इंडिपेंडेंटली 2 बायर सेलर जिस पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू पे परचेज सेल करते हैं विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, कोई किसी वजह से अपनी कंपनी या दूसरे इन्फ्लुएंस ना हो, फेयर मार्केट पे जो मार्केट में उसका रेट या वैल्यू हो उस पे वो डिटर्मिनेशन होगी, तो उसे ट्रांसफ़र प्राइसिंग होके टैक्सेशन उस पे होगी। जो भी आप अपनी अंडरटेकिंग सिस्टर कंसर्न, इसमें की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक होती है सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडी कंपनी उसको कहते हैं, होली ओन्ड सब्सिडी भी होती है कि 100% आपके शेयर हैं। ए कंपनी, बी कंपनी भी ए कंपनी ने बनाई है, उसके सारे शेयर ओन्ड इसके हैं, इसको कहते हैं होली ओन्ड कंपनी। एक होती है सब्सिडी कंपनी 50% से अबव हो, उसको कहते हैं कि ये सब्सिडी कंपनी। एक का कहते हैं एसोसिएटेड अंडर 20% तक हो, 20% से कम ना हो तो उसको सिस्टर कंसर्न या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग भी कहते हैं। तो ये वाली कंपनी जो सिस्टर कंसर्न हो या जिसमें कम, इसके और भी काफ़ी सारे हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टमेंट और कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैनेजमेंट आप कॉमन मैनेजमेंट हो, उधर के इधर चीफ सेक्रेटरी इधर भी हो उधर भी हो, तो डिफरेंट सिनेरियो हैं, या आपके स्पाउस हो उसमें भी हो इसमें भी हो, तो इस तरह की वो आगे डिफाइन है कि एसोसिएटेड अंडरटेकिंग क्या है, वो सेक्शन में डिफाइन। तो वो वाले जिस पे अप्लाई करेंगे तो उसमें जो आपस में परचेज सेल होगी तो उसकी प्राइसिंग जो है उसको ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो है परचेज सेल वाली, उस पर फेयर वैल्यू कंसेप्ट जो है ये वाला लगेगा, तो उसकी बेयर करके लाके फिर उस पर टैक्सेशन होगा। क्लियर? जैसे 26A के बाद नई क्लास ऐड होगी 26AB, सर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स।
और ये ऐसे ही है जैसे हमारे से इनकम टैक्स में सेक्शन 118 नहीं 18 ही है 119 है, वो बिल्कुल उसकी कॉपी कर दी। 119 वाले में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ड्यू जब रिटर्न होगी, ये मंथली है वहाँ क्योंकि एनुअल होती है, तो आप मंथली जब आप ड्यू होती है उस ड्यू से पहले अगर आपने एक्सटेंशन लेनी है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं ऑनलाइन उसी तरह, या ऑनलाइन नहीं है तो मैनुअल कमिश्नर को दे सकते हैं। कमिश्नर को आप रीज़न दे सकते हैं, रीज़न वही है, सिकनेस हो, मिस एडवेंचर हो या और रीज़नेबल काज हो, वो देंगे तो वो उसी तरह आपको 15 दिन की दे सकता है। तो फिर वो ना दे तो फिर आप चीफ मिनिस्टर के जा सकते हैं, फिर वो चीफ मिनिस्टर दे सकता है, बिल्कुल पैरेलल उसी को बिल्कुल कॉपी कर दी। ठीक है, सर इसमें ध्यान में रखिएगा कि पेमेंट एक्सटेंशन नहीं है, सिर्फ फाइलिंग ऑफ रिटर्न की डेट एक्सटेंशन मिलेगी। पेमेंट लेट होने के सूरत में आपको डिफॉल्ट सरचार्ज देना पड़ेगा। सर पेमेंट तो कैलकुलेट कैसे होगी? तो वो तो आपका अपने 30 जून को क्लोज हो चुका है मंथ, अगर आपके सेल परचेज वैसे कैलकुलेट करके आप जमा तो करा सकते हैं, चलान जमा करा सकते हैं। अगर नहीं कराएंगे तो और वो फिर वो तो जितना आपका डिले होगा, आपने जितना लेट लिया है तो उसका जो भी आपका रेट है उसके मुताबिक आप दे सकते हैं। सर उसके बाद सेक्शन 40E इंसर्ट हुआ है, ये सेल टैक्स में भी आया एक है, मिनट। फेडरल एक्साइज में भी आया है। हेलो, लेक्चर हो रहा है, मैं फ़ोन करता हूँ आपको थोड़ी देर। ओके, हाँ बैठे। कितना? नहीं वो नहीं है। लाइसेंसिंग ऑफ ब्रांड नेम, सर इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ये स्पेसिफाइड कौन सी है? एक मिनट, सर ये 40E, नहीं पहले 40D तो वो देख लें। 40D हम सर करके नहीं बॉर्डर जी, ये हम अंदर से करके बॉर्डर सिस्टम्स मार्केट 40। हेलो, बस आप नहीं मैं थोड़े आने ले ला, मैं थोड़े लेक्चर दे रहा था करना। सर 40D सेक्शन है जो पहले डील करता है जो नॉन टैरिफ एरियाज है। नॉन टर्फ एरिया में एग्जाम्पशंस हैं, तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान वो थे और उसमें उन्होंने ये बॉर्डर एरिया जो है उन्हीं को, वहाँ से अगर वहाँ ही बिकेंगी चीज़ें तो वो एग्जाम्प्ट होंगी, वहाँ से टैक्सेबल एरिया में आएंगी तो फिर वो उसकी टैक्सेशन होगी। क्लियर? यहाँ इसमें उन्होंने अदरवाइज़ वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन वहाँ से नॉन टैरिफ से टैरिफ में आएंगी वो फिर टैक्सेबल होगी, उसमें से टैक्स। उसके बाद लाइसेंसिंग ऑफ ब्रांड नेम, हाँ, अब ये बेसिकली स्पेसिफाइड गुड्स होंगी जो ब्रांड वाली होती हैं, वो अगर बिकेंगी उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस FBR या कोई अथॉरिटी बनाएंगे जिससे वो लाइसेंस लेंगे, फिर वो बेच सकेंगे। अगर वो विदाउट लाइसेंस लेने से बेचेंगे, फेडरल एक्साइज में भी ये आया ला और यहाँ भी आया, दोनों में है। विदाउट लाइसेंस अगर लेने के वो बेचेंगे तो उसको काउंटरफिएटेड कहेंगे, जाली, जैसे जाली दवाइयाँ नहीं होती ऐसे काउंटरफिएटेड प्रोडक्ट उसको कहेंगे। और दूसरा उसको कॉन्फिस्केशन भी की जा सकती है। कॉन्फिस्केशन से मुराद ये है उसको ज़ब्त कर लेंगे, ज़ब्त कर देंगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, फिर डिस्पोजल ऑफ कर लेंगे। तो इसलिए वो लाइसेंसिंग लेना उसके लिए ज़रूरी होगा। वो फिर स्पेसिफाई करेंगे कि ये प्रोडक्ट हैं जिनके लिए आपने ये लाइसेंसिंग लेना ज़रूरी है। ठीक है, वो FBR उसमें या सर्कुलर इसमें लिखा होगा, क्या करेंगे। सर उसका सर अभी ना तो इसमें स्पेसिफाइड गुड्स मुतय्यन सर की गई हाँ, हैं, अभी- ना ही इसमें बोर्ड को पावर दी गई है, ये हैरत वाली बात है। या कोई अथॉरिटी लाइसेंसिंग वाली देंगे तो या कोई वो भी नहीं है। अच्छा, दोनों क्या दोनों पूरा में क्या? कोई नहीं है। क्या है इसमें? सर वो कहता है मैन्युफैक्चरर ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ब्रांड लाइसेंस फॉर ईच ब्रांड और स्टॉक कीपिंग यूनिट SKU इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड है ना, तो एनी स्पेसिफाइड ब्रांड और SKU फाउंड वही प्रेस्क्राइब करेगा। प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड लिख दिया ना, बोर्ड इसमें प्रेस्क्राइब करेगा कि ये प्रोडक्ट है, ये इनके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है, वो फिर लाइसेंस लेंगे। अगर वो लाइसेंस नहीं लेंगे या उसमें टाइम फ्रेम दे दे कि साल बाद लेना है या अप्लीकेबिलिटी इसकी 6 महीने बाद लेना है, तो उससे फिर ये इफेक्टिवनेस होगी। बोर्ड स्पेसिफाई करेगा कौन सी प्रोडक्ट है, किस मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें मैन्युफैक्चरर इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर के लिए नहीं है, दूसरों के लिए नहीं। जो मैन्युफैक्चरर होगा ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स, जो उसमें प्रेस्क्राइब होंगी कि ये गुड्स इसका मैन्युफैक्चर जो है, जो यूजुअली वो होती हैं जो कॉमनली जिनके ब्रांड्स होते हैं, नॉन ब्रांडेड नहीं। जैसे कपड़े का बड़ा ब्रांड है, दूसरे का बड़ा ब्रांड है, तो इस वक्त ब्रांड वाले पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए उनको लाइसेंसिंग, जैसे IPO होता है, इंटेलिजेंट क्या प्रॉपर्टी, हाँ वो प्रॉपर्टी वाले राइट्स हैं, वहाँ भी आप रजिस्टर करवाते हैं, तो वो ब्रांडेड सारे जितने हैं, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो वाला ये अपने भी लाइसेंसिंग दे दें।
ठीक है। जैसा नहीं देंगे तो वो फिर काउंटरफिएटेड कॉन्फिस्केटेड प्रोडक्ट होगी, फिर वो कॉन्फिस्केट के डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं और उसको वो डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, उसको ज़ाया भी कर सकते हैं। जी उसी प्रोसेस के अंदर अगर जो गुड्स आगे पास ऑन हो गई हैं टेस्टिंग डीलर या ऑरिजिनल, उसका इफेक्ट उन तक जाएगा अगर वो काउंटरफिएटेड वो जहाँ तक भी जाएंगी, सारी जब हम कहते हैं ना काउंटरफिएटेड है, वो जाली है, वो कहीं भी पकड़ी जा सकती है, ठीक है ना। वहाँ कहीं भी, इसके लिए 2-3 रूल्स होते हैं। एक कहते हैं डिटेंशन, एक होता है सीजर जिसको कहते हैं सीज करना, एक होता है कॉन्फिस्केशन, उसके बाद फिर उसकी डिस्पोजल या वो होती है। एक अटैचमेंट का भी वर्ड आता है। डिटेंशन में होता है कि आपको कोई ट्रक जा रहा है तो आप डिटेन कर लें, उससे आगे पीछे नहीं मूव कर सकते, ठीक है। सीज मतलब अपने कब्जे में ले लेना, अभी ओनरशिप नहीं आपकी हुई। कॉन्फिस्केट होना है, कॉन्फिस्केट अब ओनरशिप भी आपकी स्टेट की, सारे उसके राइट आपको वेस्ट हो गए। पहले जस्ट पोजेशन है, ओनरशिप नहीं है। जब कॉन्फिस्केशन की है तो ओनरशिप भी आपकी होगी, अब स्टेट की ओनरशिप है, अब स्टेट की ये प्रॉपर्टी बन गई, उसकी रही नहीं, ठीक है। फिर स्टेट उसको डिस्पोज ऑफ करे, डिस्ट्रॉय करे। अगर मिजरेबल है या कोई हार्मफुल है तो डिस्ट्रॉय कर देगी। जैसे सिगरेट है, सिगरेटें पुरानी 5 साल वाली है, कहीं मिल गई हैं तो उसको पकड़ ले, डिटेन करे और सीज कर ले, फिर कॉन्फिस्केट कर ले, फिर ज़ाया भी कर सकती। तो जब बिके तो बेच भी सकती है, बेचेगी तो फिर वो हार्मफुल है, ठीक है, ठीक है। सर इसके अंदर जो मेरी भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि स्पेशली अगर सिगरेट की बात करें, बोर्ड एक इश्तिहार देता है, कहता है कि जी हमारा इस पर टैक्स जो है वो 52 रुपये है, और सिगरेट जो है वो डब्बी जो 28 रुपये की बिक रही है। तो वो ब्रांड के ऊपर ये भी होगा कि जब वो ब्रांड से अपनी प्राइसिंग चीज़ें वो नोटिफाई करवाएंगे तो उस रेट से नीचे वो ब्रांड बिक भी नहीं सकेगा। फिर आपका वो फिर टैक्स चोरी होकर बिक रहा है, उससे तो बगैर वही ना, ब्रांड का मसल भी कंट्रोल करना है ना। एक उधर ट्रांसफ़र प्राइसिंग दे दी, उधर से कंट्रोल है। एक आपने जब ब्रांड को कंट्रोल का लाइसेंस दे के आप एनी टाइम कैंसिल, जैसे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं वो भी आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो और काउंटरफिएटेड कब्जा कर लेंगे फिर जाके। उसी वक्त जब आपका लाइसेंस ख़त्म होगा तो प्रोडक्ट जो है, एक्चुअल प्रोडक्ट जो रियल प्रोडक्ट है वो आपकी काउंटरफिएटेड जाली बन गई, तो कॉन्फिस्केशन और सारे लाल लग गए। तो इसलिए वो कंट्रोल भी करेंगे ना उसको, लाइसेंसिंग को, तो उसकी प्राइस को, चीज़ों को कम ज़्यादा बिकती है तो ब्लैक में तो हमेशा ही बिकती रहती हैं चीज़ें, तो लोग होल्डिंग भी करते हैं दूसरी चीज़ें, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए ना वहाँ फिर उनको बाद में हो सकता है प्रेस्क्राइब करें उसके वेयर हाउस, ये वो बाकी चीज़ों को भी कर लें। अभी तो फ़िलहाल मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट स्पेसिफाई करनी है, जिसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी। लाइसेंस लेंगे तो उसमें चलेंगे, नहीं तो अदरवाइज। सर सेक्शन 48 में अमेंडमेंट की है, फॉरेन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे FBR उनको 48 सेल टैक्स का और 14 FED का, ये बेसिकली रिकवरी है। रिकवरी के लिए ये इनकम टैक्स में भी आई हैं, 3-4 किस्में जो है ना यूनिफॉर्म में सारों कॉमन अमेंडमेंटें आई हैं, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी है, सेल में भी है, FED में। तो उसमें पहले तो ये है कि म्यूचुअल रिकवरी है। जैसे बाहर किसी ने टैक्स लेना है किसी और मुल्क ने, तो वो पाकिस्तान में बंदा आ गया है तो पाकिस्तान की अथॉरिटी उसको असिस्ट करेगी, उस बंदे से टैक्स लेके उसको दे दी। इसी तरह पाकिस्तानी है कोई, उसने यहाँ टैक्स लाइबिलिटी देनी है, वो UK उधर चला गया तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अरेंज करेगी टैक्स अरेंजमेंट। और दूसरा आपस में ट्रीटी भी है, ट्रीटी अगर है दोनों मुल्कों की, वो ट्रीटी में अमेंडमेंट करेंगे। बायलैटरल कोई एग्रीमेंट है, कन्वेंशन है, यूनिलेटरल कोई कन्वेंशन है, उनके तहत, और ये लॉ के तहत ही रेसिप्रोकल हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। एक तो है रिकवरी के लिए रेसिप्रोकल सारे लॉ जो हैं, इनकम टैक्स की डिमांड है तो इनकम टैक्स के लिए रेसिप्रोकल है, FED की है तो FED के लिए रेसिप्रोकल है, सेल टैक्स की डिमांड उधर या इधर है तो उसके लिए रेसिप्रोकल एक दूसरे मुल्क के जो सिटीजन है उससे ली जा सकती है, और उस स्टेट जो है स्टेट फंक्शन कंट्रोल करके लेके हेल्प करके लेके दे सकते हैं। एक तो ये अमेंडमेंट कॉमन आई है रिकवरी से पॉइंट ऑफ। एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पहले भी थी, वो भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है एक मुल्क जो दूसरे से करेगा। एक दूसरा इंटरनल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन भी है, जैसे जो कोई भी इदारा जो होगा या मिनिस्ट्री से या फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है एक दूसरे से ये जितनी इंफॉर्मेशन होंगी वो किसी के मतलब वो एक्सचेंज होंगी। एक एग्रीमेंट की भी पावर है, फेडरल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, वो बायलैटरल, ट्रीटी या यूनिलेटरल इस तरह के कन्वेंशन एग्रीमेंट विद रिगार्ड टू सेल टैक्स कर सकती है। इनकम टैक्स भी इनकम टैक्स से कहते हैं फेडरल साइज में उसके एग्रीमेंट। 3-4 जो ये कॉमन सारों में आई हैं, और एक जो ब्रांड वाली है वो FED और इसमें कॉमन है।
ठीक है, तो कुछ कॉमन अमेंडमेंटें सब में है। सर क्लास 56C में तरमीम आई है, कैसे? 56C में सर, बाकी तो फिर एक तो आप ऐड करके बता दी सारी। ठीक है, 50 तो रूल्स है, प्रोसीजर फॉर पब्लिशिंग एंड प्लेसिंग ऑफ रूल। 50 जो सेक्शन है वो डील करता है प्रेस्क्राइब, जैसे हर लॉ में एक होता है कि पावर होती है कि फेडरल गवर्नमेंट को या कि रूल या बोर्ड को रूल प्रेस्क्राइब करने की। इसी तरह 50 सेक्शन जो डील करता है वो इस जो एक्ट है इसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए रूल प्रेस्क्राइब करता है बोर्ड। तो बोर्ड के लिए उनका उसको प्रोसीजर फॉर पब्लिशिंग एंड प्लेसिंग आर रूल हैज़ बिन स्ट्रीमलाइंड। तो उन्होंने जो रूल कर रहे प्रेस्क्राइब करेंगे उसके लिए पब्लिश जैसे पहले नोटिस देना चाहिए, ड्राफ्ट होने चाहिए, उस पर फिर लोगों की जो है ओपिनियन लेनी चाहिए, उसके बाद फिर वो करनी चाहिए। सर इसके अंदर जो एक आया कि द बोर्ड में प्रेस्क्राइब प्रोसीजर फॉर माइस्ट्री शॉपिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस इशूड बाय टायर 1 रिटेलर इंटीग्रेटेड विद एफबीआर ऑनलाइन सिस्टम रैंडम। अच्छा, ये मैंने कर दिए सारे। एनी डिस्क्रिपेंसी। अच्छा, डिटेल। अच्छा, ऑल द रेलेवेंट प्रोविजन दिस सेक्शन विल अप्लाई अकॉर्डिंगली। सर ये 56C में है। और ये वाली अमेंडमेंट जो है ये जो रिटेलर है उनको मॉनिटरिंग के लिए वो इनवॉइसें उधर से ले सकते हैं, जाके देख सकते हैं कि जो एक्चुअल कितने में दे रहे हैं, इतने में कितनी, तो उसकी ऑर्डर असेसमेंट है ये वो कर सकते हैं। हिस्ट्री शॉपिंग इनवॉइस ले सकते हैं, वैसे गया भी कितने की शॉप कितने में मिलती है करके, तो फिर उसी पे नोटिस दे के वो कर सकते हैं। कंट्रोल मजिस्ट्रेट करते हैं। हाँ, मजिस्ट्रेट नहीं, प्राइस कंट्रोल या वो एक वो मेजरमेंट कंट्रोल वाले भी थे, कम बेचते हैं ज़्यादा बेचते हैं, ये इनवॉइस को चेक कर सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मॉनिटरिंग पावर है टू द इनवॉइसेस कि जितनी की इनवॉइस दे रहे हैं, ये तो नहीं पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, इनवॉइस कम की दे रहे हैं। सिस्टम में भी तो भीड़ है, सिस्टम कौन सा भी पहचानता है कितने पैसे दिए। 2000 की चीज़ 1500 दे दे, उधर इनवॉइस जो ऑनलाइन इंटीग्रेटर है उधर 1500 की, इधर 2000 पहले दी। ठीक है ना, वो उसकी शॉपिंग से मुराद उसकी मॉनिटरिंग चेकिंग कर सकते हैं, इनवॉइसें ले सकते हैं। लाभ आने से ये है कि ये अगर वो करेंगे तो एज एविडेंस आपके खिलाफ पेश भी किया वही ना, फिर एविडेंस लेके कि आपने इतना आपका ओवरऑल जैसे करते हैं कि सप्रेशन ऑफ सेल है, वो ये टोटल ये 2000 की 1500 में बेची है, हमने ये शॉपिंग की है, ये इनवॉइस ये प्राइस इतनी ली है, इतने की है, तो इससे एविडेंस है। ठीक है ना सर। उसके बाद सेक्शन 67 में प्रोवाइजो एक ऐड हुआ है, provided further that where a refund due in the consequences of any order passed under section 66 is not made within 45 days of date of such order। बेसिकली ये कंपनसेशन है, एडिशनल कंपनसेशन नहीं होता। अगर आपको डिले रिफंड मिले तो जितना डिले मिला है आपको, जो भी लॉ में ले डाउन है, जहाँ ऑर्डर पास हुआ है उसके बाद रिफंड ही ना दे तो उसके लिए कंपनसेशन है। तो वो लेबर रेट जो है उसके मुताबिक जो होगा, उसके मुताबिक जितना पीरियड डिले है उतना आपको कंपनसेशन मिलेगा। So section 73 में चेंज आई है, provided further that adjustment made by a registered person in respect of amounts payable and receivable to and from the same party shall be treated as payment satisfying the provision of this subsection subject to following conditions, namely sales tax has been charged and paid by both parties under the relevant provision of this act and rules prescribed thereunder wherever applicable, and the registered person has sought prior approval of the commissioner before making such adjustments। बेसिकली एक तो इसमें कंडीशन आई है कि प्रायर अप्रूवल लेनी है, एक ये है कि इन अकॉर्डेंस या रूल रेगुलेशन जो है सेल टैक्स के 73 में एडजस्टमेंट ये इस तरह की है कि आपने एक बंदे से परचेज भी की है, सेल भी की है। ठीक है ना, परचेज भी की है, सेल भी की है। तो पहले ये था जिसको परचेज की है तो उसको आपने क्रॉस चेक पैसे देने थे। अब आपने उसको कोई चीज़ें परचेज की हैं, उसके जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, आपने 2 लाख का माल ख़रीदा है और 2.25 लाख का कोई और चीज़ आपने बेच दी है या उससे प्रोडक्ट बना के बेच दी, तो आप उसको पैसे देने की तो ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने 2 लाख का देना था और 2.5 लाख लेना है, तो अभी तो 50,000 देना है। तो अदरवाइज पहले था कि 2 लाख का क्रॉस चेक दें, फिर वो उससे 3 लाख आप लें, तो इसलिए उनका इंटर एडजस्टमेंट हो सकती है। वो 2 लाख ही 2 लाख लेगी उतनी सेल की तो कुछ भी नहीं लेना देना, तो एडजस्टमेंट कर देनी। सेल परचेज की आपस में एडजस्ट कर देनी, रिसीवेबल पेबल की समझ लें, रिसीवेबल पेबल की आपने एडजस्टमेंट कर देनी, तो इनपुट उसी तरह क्लेम कर लेना है, पेमेंट की एडजस्टमेंट कर लेनी है। और क्रॉस चेक वाली जो लॉ है कि क्रॉस चेक आप नहीं देंगे 50,000 से ऊपर तो आपका इनएडमिसिबल इनपुट हो जाएगा, तो वो इससे फिर इनएडमिसिबल आपका इनपुट नहीं होगा।
लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन ली है कि वो परचेज सेल या ट्रांजैक्शन वाइज जो है वो इन अकॉर्डेंस विद जो आपका एक्ट है उसके भी हो, रूल रेगुलेशन कंप्लाई विद उसकी कहीं वायलेशन ना हो। दूसरा प्रायर अप्रूवल लेनी है, जब एडजस्टमेंट लेनी है तो कमिश्नर से आप प्रायर अप्रूवल लेंगे, फिर एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको क्रॉस चेक की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको क्रॉस चेक देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो इनएलिजिबल हो जाएगा। सर उसके बाद ये है कि शेड्यूल शुरू हो जाते हैं। थर्ड शेड्यूल 76 भी है कोई, तो 76 वो बिल्कुल है। द बोर्ड में ऑथराइज एंड प्रेस्क्राइब द मैनर इन विच फी एंड सर्विस चार्ज, फी एंड सर्विस, ये दोनों में इसमें FED में उसमें भी है, उसके प्रोसीजर हैं कि किस सर्विस चार्जेस या किस तरह लेने हैं, जो भी सर्विस FBR एंटर करेगा या सर्टिफाइड कापी है या कोई और है इस तरह की है तो उनकी क्या फीसेस कैसे है। थर्ड शेड्यूल में सर शुगर को ऐड कर दिया हाँ, गया ये है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम सेक्टर वाइज देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर जो हैं वो उस पर क्या अफेक्ट क्या है। तो शुगर वाला पहले जो है मेनली शुगर में पहले SRO के तहत 60 रुपये था इस पर, कि 60 रुपये kg के हिसाब से इसका रेट फिक्स किया हुआ था, उसके मुताबिक टैक्स लगता था। तो FED पहले शुरू में 2016 तक ये FED में रहा है, फिर 2016 से अब तक ये वाला शुगर जो है ये इसमें सेल टैक्स में, लेकिन इसका रेट 60,000 पर टन था जो 60 रुपये kg था। ठीक है, तो अब उन्होंने इसको वो 60,000 वाला कम ज़्यादा थी उसमें भी असेसमेंट होती रहती, अब उन्होंने यहाँ से निकाल के थर्ड शेड्यूल पे डाल दी। अब रेट रिटेल प्राइस जो है मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कर देगा, जैसे बाकियों में डब्बे पे बॉटल पे इनग्रेव की हुई थी या लिखी होती थी प्रिंटिंग, वही रिटेल प्राइस होगी, ये रिटेल प्राइस है, ये सेल टैक्स है, ये इतना है, ये है, ये टोटल वही एंड तक वही चलेगी। क्लियर जी। चेन में से एक जो हमने कहा था ओरिजिनल प्रिंसिपल, ये ओरिजिनल प्रिंसिपल पे जिसने मैन्युफैक्चरिंग बनाई उसने फिक्स एंड वाली प्राइस कर दी, उसी के मुताबिक चलता रहा। सर इसमें सिर्फ ये है कि शुगर अगर सप्लाई की जाएगी फार्मास्यूटिकल, बेवरेज और कन्फेक्शनरी के मैन्युफैक्चरर्स को, तो वहाँ पे थर्ड शेड्यूल अप्लाई नहीं होगा। वो इसलिए कि जो थर्ड शेड्यूल है वो कंज्यूमर आइटमों पे, जो कंज्यूमर अल्टीमेटली कंज्यूमर को जानी है, जो आप इंडस्ट्रियल आप मिठाई वालों को देंगे उसने तो फिर मिठाई बनानी है ना, तो कन्फेक्शनरी मिठाई वाला देगा तो वो मिठाई में बाकी मिठाई बिकेगी ना, शुगर तो नहीं बिकेगी ना। तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है, जहाँ कहीं किसी इंडस्ट्री को देनी है या जूस वाले हैं या कोई और हैं जो उसको फर्दर इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ फिर वो अप्लीकेबिलिटी नहीं आती ना। आपने 10 मन देनी है जी मिठाई वालों को या फैक्ट्री को या मिल्क में या कहीं और 3 सेक्टर हैं, फार्मास्यूटिकल भी, फार्मास्यूटिकल में भी आप दवाइयों में बेवरेज है, आप जितनी आपकी बॉटल्स हैं ये आपकी बेवरेज है, इसमें इस्तेमाल होती चीनी, अब वो तो वो बेवरेज बिकनी है ना आगे, ये इसके अंदर है अगर लगी तो इसमें चीनी की तो नहीं, इसमें रिटेल प्राइस तो नहीं हो सकती ना। इसलिए बेवरेज और फार्मास्यूटिकल और जो आपकी कन्फेक्शनरी या मिठाई है इनमें उनके लिए उसको उसमें एक्सक्लूड होती है। क्योंकि अब सर शुगर मिलें जैसे एक ID कार्ड पे पहले ड्राइवर का ID कार्ड में 500 ट्रक भेज देती थी, अब सारा कुछ कन्फेक्शनरी को बिका करेगा। हाँ यही है। अब रास्ता फिर छोड़ दिया, जाहिर है वो तीनों चीज़ें उन्होंने कही, मैं तो 10 मिनट जो है ना मिठाई वाले को बेच दी, 10 मिनट फार्मास्यूटिकल वाले को बेचिए, बीवरेज वालों को भी इतने मन चली गई, जिनकी अपनी है, शुगर मिल भी है और बीवरेज भी अपनी है, उनका सारा माल इधर ही आना है। फिर प्रॉब्लम आ रही थी ना, पर्पस क्या है इसमें शुगर को लाने का, क्योंकि 70% सेल टैक्स लगाने में शुगर महंगी नहीं हो जाएगी। अगर 100 रुपये के लिए किलो रिटेल प्राइस है तो 117 क्यों मिलेगी कंज्यूमर को? नहीं, बेसिकली वो कंट्रोल करना चाहते हैं कि बजाय इसके आप पहले उसके डीलर्स हैं, ठीक है ना, पहले ये बेचते हैं डीलर को, डीलर हो या होलसेलर को, वो फिर आगे देता है, वो प्राइस पे कंट्रोल नहीं। मैन्युफैक्चरर तो फिक्स है 60,000, वो आगे कम ज़्यादा है तो वो टैक्स की कंट्रोलिंग नहीं। अब मैन्युफैक्चरर जब पैकेट बनाएगा 10 kg का, 5 का, 8 का, तो वो रिटेल जो थर्ड शेड्यूल आइटम है ना उस पर वो रिटेल प्राइस, उसी वक्त रिटेल प्राइस वो फिक्स कर देगा कि इसकी 100 रुपये है, तो 100 रुपये से कम तो उसके ऊपर लिखी होगी कि ये 100 रुपये kg है, इसमें 17% इतना टैक्स है, ये इंक्लूडिंग से टैक्स है, ये एक्सक्लूडिंग से टैक्स, मैन्युफैक्चरर ने फिक्स कर दी। अब जितना भी आगे आप होलसेलर को दें, डिस्ट्रीब्यूटर को दें, आगे रिटेलर पे जाएगी, सेल टैक्स वही रहेगा जैसे बाकी आइटम है आपके थर्ड शेड्यूल वाले, तो ये भी थर्ड शेड्यूल आइटम बना दिए।
तो आपस में जो डीलर होलसेलर करेंगे वो 100 रुपये वाली, उसमें डिस्काउंटिंग सिस्टम चलेगा। 100 वाली चीज़ एक्चुअल पैसे कितने लेंगे, हो सकता है 15% है वो 85 रुपये लें, तो उसमें एडजस्टमेंट अगले को फिर वो अपना मार्जिन 5 रुपये छोड़ दे, वो 10 रुपये ले, इस तरह ऑनवर्ड चलेगा और अल्टीमेटली वही प्राइस रहेगी। कंज्यूमर को पहले दिन से पता होगा मैंने इतने पैसे देने, वो कंज्यूमर वो 100 रुपये से कोई ये नहीं कह सकता मैंने 100 के लिखा हुआ है मैं 200 लेना। अब कंज्यूमर के लिए वो प्राइस जो है उसको कंट्रोल करने के लिए पिछले दिनों जो है काफ़ी शुगर की प्राइस में ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए उसको फिर फिक्सेशन में आ जाएगी और गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहेगा, इसलिए 3rd जून में। पिछले दिनों को माफिया से अभी चलता नहीं काम रहा, तो उन्होंने कहा इसको 3rd जून का आइटम बना। इसमें एक चीज़ और भी सब देखने में आई है, 3rd शेड्यूल आई है, प्रोडक्ट जब कस्टमर तक आती है एंड कंज्यूमर तक, तब तक वो MRP को क्रॉस कर चुकी होती है। MRP उसको क्रॉस कर चुकी होती है, से वो 100 रुपये की चीज़ जब तक एंड कंज्यूमर तक पहुँची तो वो उससे कंज्यूमर से 105 रुपये ले रहे हैं। वो तो फिर देखें वो बात की बातें होती हैं, वो तो मतलब एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन यहाँ पर रूटीन में काम होता है। लेकिन बात ये है कि वो तो गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी है ना, कि अगर वो प्राइसेस कंट्रोल नहीं करते। अब एक गवर्नमेंट ने एक स्टेप तो अच्छा ले लिया ना कि ये FBR ने फिस्कल लॉ में तो कह दिया ना, अब चलो आ वाली बात मान ली लेंगे, उसमें टैक्स तो नहीं होगा ना। मैं यही सर क्वेश्चन है कि उसमें टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, क्या करें? उसमें तो टैक्स नहीं होगा ना, फिर ये तो फिक्स हो गया ना शुरू से ही। अब वो तो अपना ब्लैक मार्केटिंग है ना, आप साइनमे की टिकट लेने 200 की 1000 की बेच दें, किसी को क्या पता। अब उसमें तो टैक्सेशन नहीं होगी ना। तो अगर MRP प्राइस से मैं अबव जाता हूँ किसी भी स्टेज पे, तो क्या मुझे इजाफी सेल टैक्स देना नहीं पड़ेगा? देना तो पड़ेगा, लेकिन अगर आप शो करेंगे तो फिर तो देना पड़ेगा। शो करके अगर आप शो करते हैं और शो ही नहीं करेंगे। यूजुअली नहीं नहीं, मैं अगर मैं शो करना चाहूँ कर दें तो टैक्स में तो वैसे भी आप दे दें जितना मर्जी, टैक्स कौन मना करता है? सवेरे जमा करा दो, अपना घर बेच के जमा करा दो। मैं जी साथ देना स्टेट को देना चाहता हूँ, उसमें क्या वेलफेयर का काम है, उन्हें स्कूलों कॉलेजों में लगाना है और हज़ारों काम है। आर्मी वालों को पैसे चाहिए और मुजाहिद जो भी पैसे चाहिए ना स्टेट को, तो वेलफेयर के लिए लगने हैं ना, आप सारा कुछ दे दें, वो ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में सिविल जो NGOs हैं उनका को 150 एग्जाम्प्ट है, सोशल मीडिया के उससे मुताबिक देखिए पहले 150 सिविल भी एग्जाम्प्ट है। देखिए अच्छा एक बात और सुन, ठीक है, वैसे गवर्नमेंट को टैक्स लगाना नहीं चाहिए, एक हाथ से दो एक हाथ से दो एक हाथ से दो भी पैसे अल्टीमेट भी तो उनके पास ही जाने हैं। आपको लगा के लेके फिर वापस आपको ही सैलरी देनी है ना। शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स भी एग्जाम्प्ट है, शौकत खाना भी एग्जाम्प्ट है, वो सारी वो 100% टैक्स क्रेडिट नहीं, सिविल का एग्जाम्प्ट है, उसमें 2 आर्मी के आते तो कोई ऐसा अच्छा वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन वो इनकम टैक्स में एग्जाम्प्ट है। यहाँ एक लकूना है, सेल टैक्स में एग्जाम्पशन नहीं है। अगर सेल टैक्स में कोई NGO या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती है तो यहाँ भी कोई ज़ीरो रेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तो वो नहीं है। वो ज़रूरी है कि अगर आप कोई वेलफेयर का काम करते हैं, मेरे पास एक NGOs है, वो रजिस्टर्ड है अंडर द 40 सेक्शन, इसमें क्या नाम है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट में। अब उन्होंने डिफरेंट इलाकों में वो व्हील जो होता है जहाँ पानी लोग दूर दूर से लेके आते हैं, जैसे वो क्या होता है क्या वो क्या थर में लोग इतनी दूर से लाते हैं, तो वो यहाँ से पहिए बनवा के किसी से मैन्युफैक्चर से वहाँ उनको सप्लाई करते हैं उनके, ताकि उनको वेलफेयर करते हैं। लेकिन यहाँ वो जो बना के बेचता है वो कहता है सारा फिर टैक्स भी दो। अब वो उन्होंने आगे बेचने तो नहीं है, उन्होंने तो डोनेट करने। तो इस सिचुएशन में जैसे 5th शेड्यूल है, बाकी एग्जाम्पशन है, बाकी लोगों को है, तो NGO जो प्रॉपरली अप्रूव्ड हैं जिन्होंने दिए उनको भी ज़ीरो रेटिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप वेलफेयर का काम करते हैं तो उनको भी होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल नहीं। सर आपने सवाल किया था कि शुगर को 3rd शेड्यूल में लाने की, मैं अगर सर की इजाज़त से एक्सप्लेन करूँ, MRP में लाएंगे तो सेल्स टैक्स उन्होंने इंश्योर कर लिया टिल रिटेलर एंड कि में वो मिल गया ना, आगे आपने रजिस्टर्ड आ जाता है, ब्लैक आ जाता है, कुछ आ जाता है, हमें एक मखसूस रकम पे सेल टैक्स मिल गया। नंबर 2 उन्होंने इस दफ़ा जो सेल टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ तरमीम की हैं, क्लास 24D और 24C ऐड हुई है 2nd शेड्यूल के अंदर, अमेंड हुई है, पहले भी थी लेकिन अमेंड हुई है 153 के रेफरेंस से। तो कोई फ़र्क नहीं है, शुगर के रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर डीलर ने अगर वो विदहोल्डिंग एजेंट होगा
तो पूरा 4% या 4.5% वेट ही विदहेल्ड करना है। इवन 153 के रेफरेंस से जो एक फास्ट कंज्यूमर गुड्स के लिए रिड्यूस रेट था उसके शेड्यूल में वो इस दफ़ा ओमिट हो गया हुआ है। 24D क्लास के अंदर जो इंसेंटिव उसको दिया गया कि अगर वो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो 0.25% देगा, अदरवाइज 1.25% देगा। अब जब टू साइड से सेल टैक्स रिटर्न्स मैच होंगे, मैं जितना खरीदूंगा ठीक है वो मैं डिक्लेयर करूंगा, उसके तो 1% का मुझे रेट पे प्राइस पे फ़र्क आएगा। तो जो शुगर मिल सेल करेंगी वो भी डेफिनेटली जब ये दो डाटाज आपस में मिलेंगे तो आपको उनकी एक्चुअल प्रोडक्शन सेल्स को डिटरमिन करने में आसानी होगी। ये भी सर एक थोड़ा सा हाँ सही इसका सारा है, क्योंकि purpose सेल टैक्स और इनकम टैक्स वो इकट्ठा मिलाएं जी। वो फिर क्योंकि प्राइस तो फिक्स है, अब ये तो एंड तक ही फिक्स है, जी। तो बाकी जितनी विद होल्डिंग है या दूसरी मिनिमम टैक्स है या जो भी है तो यहाँ से वो कंट्रोल हो जाएंगे ना। तो आपस में मैं पहले ही कहा कि जब अल्टीमेट प्राइस फिक्स होती है तो दरमियान में जितने भी लोग आएंगे, होल सेलर है या रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या एजेंट है, तो वो डिस्काउंट पे काम करेंगे ना। ये प्राइस तो 100 रुपये है तो ये तो फिक्स ही रहेगी, वो उसको एक्चुअल प्राइस तो कम होगी, पेमेंट आपस में रिसीट पेमेंट कम होगी, तो फिर आपस में पास ऑन करते रहेंगे। सपोज पहले का डिफरेंशियल 15% मार्जिन है, वो 15% मार्जिन जो मैन्युफैक्चरर है उसने 15% मार्जिन दिया है पहले होल सेलर को, तो अब होल सेलर ने आगे पास ऑन 10 रख लिया है, 5 आगे पास ऑन कर दिए, तो इस तरह फिर रिटेलर को दे दिया, रिटेलर ने रख लिया, बाकी कंज्यूमर को चार्ज दिया, अल्टीमेटली कंज्यूमर को अल्टीमेट प्राइस दी। ठीक है, कंट्रोल हो जाएगी। प्राइस पर साइड तो शुरू से कंट्रोल होगी और गवर्नमेंट को टैक्स शुरू से ही आ गया, बजाय वो इंतज़ार करते हैं कि पहले 80% पे पहले आया, फिर अगले वैल्यू एडिशन जो हुई, फिर अगले से आया, फिर अगले से आया, फिर 4 जगहों से टैक्स आना था वैल्यू एडिशन का ना। 100 रुपये की प्राइस अगर अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास जाती है 150 में, तो उसने पहले वाले ने तो 100 पे टैक्स दिया ना, दूसरे वाले ने 115 पे दिया, अगले ने 125 पे दिया, आखिरी वाले ने 150 पे दिया ना। तो अब इसको 150 का पहले मिल गया गवर्नमेंट को, तो दरमियान में वो डिफरेंशियल पे वैल्यू एडिशन पे वाला टैक्स जो था उसकी ज़रूरत नहीं। तो पेमेंट रसीट क्योंकि पहले ने 100 रुपये की चीज़ जो है उसने पहले ने बेची है 125 की, एक्चुअली 150 की नहीं बेची उसने ना, वो एक्चुअली उसके पैसे उसने 15 रुपये कम लिए, प्राइस उतने की, इनवॉइस उतने की, रसीट पेमेंट कम है। तो दूसरा शुगर जो है आपको पता वो यकीन है कि ये स्टॉक भी होती है, तो गवर्नमेंट ने एट द टाइम ऑफ सेल फ्रॉम मैन्युफैक्चर से सेल टैक्स ले लिया, अब 8 महीने स्टॉक करते रहे जो मर्जी कहें, जो लोग प्राइस जितनी लोग होल्डिंग शोल्डिंग करते हैं, प्राइस का ऊपर नीचे करते हैं कि देखेंगे जब डाउन होगी इंपोर्ट कर ली, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, वो जो शॉर्टेज हो जाती पैदा, तो ये वो उन्होंने कहा जी हमारा तो टैक्स दे देना, प्रोडक्शन 50 या 10 मिलें हैं जितनी भी 20-30 है, तो उन्होंने कहा 30 मिलों में इतनी प्रोडक्शन है, तो सारों की इतनी प्रोडक्शन हुई है, चलो इसमें लगाओ ना प्राइस, तो इस हमें तो टैक्स दे दो ना, तुम फिर आगे बेचते रहो जो मर्जी होल्डिंग है। ठीक है, तो इसलिए सर आगे चलेंगे। हाँ अब मैं शेड्यूल में जो चेंजिंग आई है सर की इजाज़त से ज़रा स्पीड से हाँ। कर देता हूँ। 5th शेड्यूल के अंदर सर सीरियल नंबर 1, 6, 10 और 11 ख़त्म की गई हैं, नई सीरियल ऐड हुई है 15। 5th शेड्यूल है 0 रेटिंग का, तो उसमें एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन रॉ मटेरियल्स की सप्लाई 0 रेट की गई है। 16 सीरियल नहीं ऐड हुई है, मिल्क को 0 रेट कर दिया गया है। 17 सीरियल नंबर ऐड हुई है फैट मिल्क बगैर ट्रेडमार्क के, उसको 0 रेट किया गया है। 18 नंबर सीरियल ऐड हुई है, इसके अंदर शिप मेकिंग एंड रिपेयर को 0 रेट किया गया। 6 शेड्यूल के अंदर सब दोस्तों को पता है कि जो टेबल 1 है वो है इंपोर्ट और सप्लाई दोनों को एग्जाम्प्ट करता है, जो टेबल 2 है वो सिर्फ लोकल सप्लाई को एग्जाम्प्ट करता है। सही। तो काफ़ी सारी आइटम्स हैं जो लोकल सप्लाई के लिए आज भी एग्जाम्प्ट है, उनको 1 से उठा के 2 में कर दिया गया शिफ्ट। और 1 के रेफरेंस से सिर्फ ये है कि अगर वो इंपोर्ट करेंगे जूस है, इसको टेबल 1 से उठा कर टेबल 2 में भेज दिया गया। लोकल जूसेस होंगे एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर इंपोर्टेड जूसेस होंगे वो तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो मैं ज़रा डिटेल गुजारिश कर देता हूँ। सर इसमें 6 शेड्यूल के टेबल 1 की मैं बात कर रहा हूँ, सीरियल 22, इसमें शुगर बीट को लोकल सप्लाई टेबल 2 में शिफ्ट कर दिया गया। बल्कि मैं जब टेबल 2 में शिफ्ट की गई, पहले मैं एक दफ़ा वो रिपीट कर देता हूँ।
ताकि इधर से गोगल 6 शेड्यूल में से इधर उधर गई। सर शुगर बीट सीरियल 22, 26 फ्रूट जूसेस, 73 मिल्क, इसको 5th शेड्यूल में भेजा गया था। 73 ये चीनी मिला दूध, 74 फ्लेवर्ड मिल्क, 75 योगर्ट, 76 वे, 77 बटर, 78 देसी घी, 79 चीज़, 80 प्रोसेस चीज़, 82 सॉसेजेस और पोल्ट्री मीट, 83 मीट, 85 जो है ये वो फैटफुल। सर ये जितनी मैंने चीज़ें बोल ली ये लोकल सप्लाई के लिए आज भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन इनकी इंपोर्ट पे टैक्स लग गया। ये टेबल 1 से टेबल 2 में चले गए हैं। जिनको 6 शेड्यूल से निकाल दिया गया, जो टैक्सेबल हुए हैं, उनमें एडिबल ऑयल एंड वेजिटेबल घी, ये पहले एफडी में होता था तो इसकी एग्जाम्पशन थी कि मैन्युफैक्चर कमर्शियल इंपोर्टर 6 शेड्यूल के तहत टैक्स नहीं देगा, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर देगा। अब एफडी से भी इसको ख़त्म कर दिया गया, यहाँ से भी कर दिया गया। अब ये नॉर्मल टैक्सेबल गुड है, जैसे कि बिल्कुल नॉर्मल सेल परचेज इनपुट आउटपुट वैल्यू एडिशन के साथ है, तो एडिबल उस तरह है। बर्फ़ और पानी, आइस एंड वाटर, इसकी सीरियल 27 ओमिट की गई है। ये रिसेंटली एक जजमेंट भी आई, कोर्ट ने कहा कि जी चूँकि आइस के ऊपर टैक्स नहीं है तो इनको बिजली के बिलों पे एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स चार्ज ना किया जाए। उन्होंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आपको वैसे ही टैक्सेबल कर दें। हाँ अब तो है, चलो ठीक है, तो इसलिए अब तमाम आइस फैक्ट्रीज अब टैक्सेबल हो जाएंगी, तो ये ओमिट कर दिया गया। सर साल्ट को जो है वो ओमिट कर दिया गया, साल्ट ब्रांड हो नॉन ब्रांड हो, अब वो टैक्सेबल है। और ये रेवेन्यू मेजर्स हैं, जितनी एग्जम्पशन से ख़त्म की हैं ये समझो इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल टैक्स इसमें बढ़ेगा। ग्लास बैंगल्स को सर ख़त्म कर दिया गया है। एनर्जी सेवर लैंप ख़त्म हो गए हैं। बाइसिकल्स, मैन्युफैक्चरर्स का एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट किया जाने वाला जो लेदर था वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद हलाल एडिबल ऑफल ऑफ बोविन एनिमल शिप वो हो गए हैं, शिप्स हो गई हैं। और कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी सेवर ख़त्म हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान बलोचिस्तान मालाखंड के लिए मंगवाई जाने वाली मशीनरी को एग्जेम्पशन थी वो ख़त्म हो गई है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस किट्स ऑफ एयरक्राफ्ट, स्पेयर पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट, सर ये सारे ख़त्म हो गए हैं। और इसी तरह स्टील बिट्स और इंगट्स, क्योंकि इनको एफईडी से ख़त्म किया गया है, यहाँ पे 13 शेड्यूल में शिफ्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पे जो उसकी एग्जाम्पशन थी वो विड्रॉ, तो यह 13 शेड्यूल के तहत ये उसके तहत टैक्सेशन होगी, क्योंकि एफईडी में था तो यहाँ से एग्जाम्प्ट थी। अब एफईडी भी ख़त्म हो गया, यहाँ से एग्जाम्पशन ख़त्म हो गया, अब यहाँ नॉर्मल वही मिनिमम टैक्सेशन होगी। सर 6 शेड्यूल में 2 चीज़ें ऐड समझ लें या उसका स्कोप चेंज किया गया। एक सर सीरियल नंबर 19 जो थी ना सीरियल्स, आटा दावल चावल, इनमें थे कि अगर ब्रांड में बिके तो टैक्स था, नॉन ब्रांड पे टैक्स नहीं था, वहाँ से वर्ड ब्रांड को ख़त्म कर दिया। अब इसको ब्रॉडन कर दिया गया, मिलिंग इंडस्ट्री जितनी भी होगी उसमें विदाउट एनी कंडीशन हेड वो जो होंगे वो बाकी सारी एग्जाम्प्ट होगी। इसमें हाँ एक इसमें और मसला पिछले सालों से आ रहा था, जिसमें से मेले ने फाइन आटा मिलता है, आटे में से साथ इसके मैदा निकलता है, साथ ब्रान भी निकलता है, बूरा जिसको कहते हैं। तो बूरा उन्होंने पहले 8 शेड्यूल में डाला हुआ था कि अगर आप कोई फीड में इस्तेमाल करेगा तो उस पर टैक्स होगा, रिड्यूस रेट लगेगा। तो और जितने अदरवाइज तो मिलों वाले ये फ्लोर मिलों वाले एग्जाम्प्ट थे तो उन्होंने उधर से पकड़ लेते थे, उन्होंने कहा जी आए जी टैक्स दें, वो कहते हैं जी हम पे फर्दर भी नहीं लगता, हम तो एग्जाम उन्होंने कहा जी आए बुरा किधर बेचा है तो ब्राउन किधर बेचा है। तो काफ़ी सारे इसमें लिटिगेशन चलती रही है कि उन्होंने कहा 8 शेड्यूल में आप बताएं आपने फीडमेल को दिया होगा, उन्होंने कहा नहीं हम तो जला दिया है, हमने इधर फेंक दिया है। तो इसलिए उसको फिर ब्रांड को भी अब उन्होंने टेबल 2 में डाल के एग्जेम्प्ट कर दिया कि लोकल, ताकि इसको फ्लोर मिल को प्रॉपर कर दिया कि अब फ्लोर मिल में जो भी आटा चटा होगा, मैदा होगा, ब्रान होगा, सारा कुछ एग्जेम्प्ट है। सीरियल 137 कुरान पाक की प्रिंटिंग के लिए अब आर्ट पेपर और प्रिंटिंग पेपर भी मंगवाया जा सकेगा, स्केचेस कोड ऐड कर दिए गए। 6 शेड्यूल में नई एग्जेम्पशंस आई हैं। सर इंपोर्ट सीकेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो एग्जाम्प्ट होंगी। ये इलेक्ट्रिक जो आपका ये समझ लें कि व्हीकल वाला जो सेक्टर है, जितना भी गाड़ियों वाला या ऑटोमोबाइल सेक्टर कहते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो है उनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये एग्जाम्पशनें दी। सर इंटरनेशनल खिलाड़ियों का अगर 120 दिन के लिए पाकिस्तान आते हैं तो लाया गया जो उनका स्पोर्ट्स किट्स वगैरह सामान है उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। खुद कर ज़ाया हो जाने वाली सरिंज, सर इसमें पता नहीं क्लैरिकल मिस्टेक लिखा हुआ है कि 30 जून 2021 तक, 2021 ये तो गुजर गया।
ऐसे जो इसका रॉ मटेरियल है वहाँ पे भी 30 जून 2021 लिखा हुआ है। अब क्या इसके पीछे लाल है, उसमें देखे ना एक्ट में कहाँ है, में 2021 ये मैं देखा है ऐसे थोड़ी है। वाइज लिखना चाहिए। और वो 2021 ही है सर। ये देखिए ये 159 इंडस्ट्रियल 2021 ये एक्ट के अंदर ही मैंने भी इसको वहम की तरह दोबारा पढ़ा कि मुझे गलती तो नहीं लग गई, तो इसलिए वो सर 2021 ही है। चलो फिर तो ये टेक्नोलॉजी जोन में सर जो आप कंजम्पशन के लिए लाएंगे रॉ मटेरियल्स वगैरह उनको एग्जेम्पशन दी गई है, और एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम्स के लिए जो मशीनरी लाई जाएगी बोर्ड उसकी तफसील देगा, उसको एग्जेम्पशन दी गई है। सर टेबल 2 जो पहले डील कर रहा था सिर्फ लोकल सप्लाई को, उसमें भी कुछ चीज़ें ख़त्म की गई हैं जो टैक्सेबल हुई हैं। सबसे नुमाया चीज़ जो है वो मार्बल है, मार्बल अब टैक्सेबल हो गया। रॉ एंड पिकल्ड हाइड्स जितनी ये खाले शाले थी सारी टैक्सेबल हो गई हैं। ब्रिक्स ये इसको टैक्सेबल कर देगा, लेकिन इसका पिछले साल अलग शेड्यूल आ गया, उसमें फिक्स रेट था, इसको मैंने अनामली ख़त्म की गई है क्योंकि वहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, तो यहाँ से उसको ख़त्म कर दिया गया ताकि उधर उसके मुताबिक चलता रहे। जी क्रश स्टोन ख़त्म कर दिया गया। इधर एग्जाम्प्ट हुआ उधर टैक्स लगे, जी लेकिन उधर का है ये 12,000 का पता नहीं कितने रेट, 10,000 हाँ, 20,000 और इधर का है ये, हाँ तो इधर का है ये एग्जाम्प्ट है, तो उधर का है ये टैक्स दे, तो कहे मैं तो एग्जाम्प्ट हूँ। LED और SMD लाइट को ख़त्म कर दिया गया लोकल सप्लाई की एग्जम्पशन से, और कॉटन सीड आयल को ख़त्म कर दिया गया। लोकल सप्लाई में जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं जो एग्जम्प्ट है उनमें सर साइलोस अनाज ज़ख़ीरा करने वाले जो ये बड़े टैंक हैं, ये बीट ब्रांड जैसे भी सर ने बताया उसको टेबल 2 में से डाल दिया गया, और शुगर बीट उसको टेबल 2 में डाल दिया गया, ये लोकल एग्जम्प्ट होंगी। हाँ उधर से ट्रांसफ़र की कुछ चीज़ें उधर से ट्रांसफ़र हो गया। सर टेबल 4 जो है वो 6 शेड्यूल का एक नया ऐड हुआ है, पहले जो टेबल 3 तक था अब टेबल 4 भी ऐड हुआ है। वो बॉर्डर सस्टेंस मार्केट के लिए यहाँ पे उसके कुछ कंडीशंस भी आई हैं और एक पूरी लिस्ट भी आई है कौन सी चीज़ें वहाँ पे बिकेंगी और उन पर टैक्स नहीं होगा। ये नया शेड्यूल आ गया सर उसके बाद 4 शेड्यूल है ना, ये 6 शेड्यूल का टेबल 4 आया। अच्छा 6 शेड्यूल का टेबल 4 आया। उसके बाद 3 टेबल कोई नहीं, 3 टेबल है वो छोटा सा, अच्छा उसकी exemption वाला है, उसमें कोई चीज़ नहीं आई। 6 शेड्यूल का टेबल 4 आ गया, उसमें वो सारी उधर पाटा सस्टेंस मार्केट का रेफरेंस उन्होंने नया दे दिया कि ये गुड्स वहाँ बिकेंगी, तो ये होगी फ्री हो, ये सेल टैक्स एग्जाम्प्ट होगी, इधर आएगी तो टैक्स हो जाएगा। अच्छा सर 8 शेड्यूल में जो रिड्यूस रेट ख़त्म कर दिए गए हैं, सोयाबीन मील, रॉ कॉटन एंड जिम कॉटन, वेस्ट पेपर, सोयाबीन सीड, LNG और LNG, जिंड कॉटन, इंपोर्ट ब्राई CNG स्टेशन, ये सर हो गए। वीट ब्रांड को वहाँ से ख़त्म करके पहले हमने बात कर ली टेबल 2 में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद सर पोटाशियम क्लोरेट का रेट था 80 रुपये पर kg, उसको बढ़ा के 90 रुपये पर kg कर दिया गया। ये आपकी माचिस वगैरह इनमें ये सारा यूज़ होता है। सर ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाले डायमंड थे, इस पर पहले 1.5% रेट था, उसको बढ़ा के 2% कर दिया गया। POS से वाबस्ता रिटेलर्स, पहले उनके लिए सेल से 12% था, उसको कम करके 10% कर दिया गया। और एक नई सीरियल ऐड की गई कि जो पाटा से आप गुड्स टैरिफ एरिया में लाएंगे उन पे रेट 16% होगा, कोई भी चीज़ लेके आएंगे पाटा से। सर 9 शेड्यूल के अंदर जो सिम कार्ड पर लागू टैक्स था उसको रिट्रोस्पेक्टिव 1 जुलाई 20 से ख़त्म कर दिया गया 9 शेड्यूल के अंदर। अब नॉर्मल हो गए नहीं सर नॉर्मल ही हो जाएगा। अब वहाँ शेड्यूल ही ख़त्म कर दिया था, अब नॉर्मल तरीके से होगा। वहाँ तो एक किस्म का फिक्स रेट थे ना, अब फिक्स रेट स्कीम में से ख़त्म कर दिया गया। सर 11 शेड्यूल जो विद होल्डिंग को डील करता है, 2 इसमें एडिशन आए हैं। एक लेड बैटरीज मैन्युफैक्चरर्स, वो कहा गया कि जब वो कॉपर वो ख़रीदेंगे लेड को तो 75% ऑफ अमाउंट सेल टैक्स विद हेल्ड करेंगे। 75% अमाउंट चाहे वो रजिस्टर्ड से ले अनरजिस्टर्ड से ले विद हेल्ड करेंगे। उसके बाद सर जो है वो था ऑनलाइन मार्केट प्लेस, हम पहले भी बात कर चुके हैं, उस पर 2% लगेगा अगर नॉन एक्टिव से उसकी सेल हो, लेकिन अभी बोर्ड उसकी डेट देगा। यहाँ तक सर सेल टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो जाता है। 5:45 हो चुके हैं। अगर कहते हो 10 मिनट में फेडरल साइज छोटा सा मेरे ख्याल कुछ चीज़ें तो हमने कर ही ली हैं, उसको भी देख लें। सर फेडरल एक्साइज को आपकी इजाज़त से अगर मैं मेन चीज़ें अगर आपकी इजाज़त से कर दें जल्दी कर।
सर सेक्शन 4 में नया प्रोविज़ो ऐड किया गया है, तो उसके वही बात है कि वो रिटर्न के रिवीजन के हवाले से है। जैसे हम इनकम सेल टैक्स में बात कर रहे हैं, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इधर भी गैर मुल्की हुकूमत की दरख्वास्त पर रिकवरी की जा सकती है। मैं फेडरल साइज की बात वही कर रहा हूं। कॉमन हमने जो डिस्कस किए हैं ठीक पहले। है सर। अच्छा, मैन्युफैक्चर के लिए ब्रांड नेम लेने हम डिटेल डिस्कस कर चुके हुए हैं सर। फर्स्ट शेड्यूल उसका असल जो इम्पॉर्टेंट है वो शेड्यूल की चंद अमेंडमेंट्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल में से ख़त्म किया गया है एडिबल ऑयल को, वेजिटेबल घी, फ्रूट जूसेस, स्क्वैशेस, स्टील बिल्ट्स, इंगट्स, शिप प्लेट्स, ये उधर शिफ्ट हो गए, ये सारे सेल टैक्स में शिफ्ट हो गए हैं। पहले उधर एग्जाम्पशन थी, इधर टैक्सेशन थी, तो अब इधर से ख़त्म करके उधर टैक्सेशन होगी। और सर टोबैको मिक्सचर को उसको ऐड किया गया है। और 55B में लोकल मैन्युफैक्चर जो कार्स हैं, हमारी जो गाड़ियाँ बनती हैं, इन पर रेट चेंज हुआ है। स्पेशली जो छोटी गाड़ी हैं इनके रेट मार्केट में रिड्यूस भी हुए हैं। उसके बाद सर जो टेबल 2 है, इसमें टेली कम्युनिकेशन पर रेट 16% कर दिया गया है, जहाँ सूबाई टैक्स लागू नहीं होता। तो जो इस्लामाबाद का अपना एरिया है, या जो फाटा फाटा आ जाएंगे वहाँ पे 16% रेट होगा। अगर आप पंजाब सिंध होगा तो वो अपने अपने सूबाई रेट के मुताबिक वहाँ पे लगेगा। 5 मिनट से ज़ायद कॉल की सूरत में 75 पैसे इजाफी टैक्स होगा, इसलिए 4.5 मिनट में कॉल काट के आप दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, उन पर भी लगेगा असूली तौर पर, वहाँ पे तफरीक नहीं की गई। ठीक है जी। इसी तरह जो उसका सर सेकंड शेड्यूल था, वहाँ से फिर एडिबल ऑयल, वेजिटेबल घी, स्टील बिल्ट्स वगैरह उसको ख़त्म किया गया, क्योंकि ये सारी शिफ्ट हुई हैं। थर्ड शेड्यूल में सर इजाफा किया गया है वो बार्डर सस्टेंस मार्केट, अगर उन पे FED लगेगी वो वाली हैं तो उनको भी सेम उस तरह जैसे सेल टैक्स में किया गया डील, तो वहाँ पे भी बार्डर सस्टेंस मार्केट की गुड्स को जो FED वाली हैं यहाँ पे डील कर लिया गया। और सर उसके बाद जो है 4 शेड्यूल को ख़त्म कर दिया गया है। ये टोटल था ही स्टील और उसकी प्रोडक्ट्स के हवाले से। हाँ, वो सारा शिफ्ट हो गया, 13 उधर, इधर से मिट करके 13 उधर बना गया। तो सर यहाँ पे हमारा जो सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइड जो अमेंडमेंट्स हैं थ्रू फाइनेंस एक्ट 2021 वो मुकम्मल होती हैं। कोई सवाल है वो हाउस ओपन है, कोई सवाल है सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज के अमेंडमेंट्स के हवाले से तो बिला तकल्लुफ़ हुक्म कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगा ये जो सस्टेनेंस मार्केट का कंसेप्ट दिया है, जी जी, इसका क्या पर्पस है, उसके आप कितना यूरिसडिक्शन होगा उस मार्केट का जहाँ पे तो सेल टैक्स अप्लाई नहीं होगा? या बेसिकली पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि जो फाटा बाटा या बलूचिस्तान जो जिसको हम ट्राइबल एरिया कहते हैं वो डिफाइन था, उसमें हमारे लॉ अप्लीकेबल नहीं थे। और उसमें लॉ जो प्रेसिडेंट था वो उसमें लॉ किसी लॉ को एक्सटेंड कर सकता था, तो उसके लिए वो उसका नोटिफिकेशन या प्रेसिडेंट के पास पावर थी। वो पिछले साल से वो फाटा चाटा वाला एरिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो मिट हो गई है, तो मिशन से वो सारे टेरिटरी पाकिस्तान की टेरिटरी बन गई है। लेकिन क्योंकि उस एरिए को अभी उसी तरह वो डेवलप नहीं था तो उसको उन्होंने एग्जम्पशन देनी थी। अब एग्जम्पशन देनी थी तो पिछले सालों में एग्जम्पशन दे दी, अब एग्जम्पशन दे दी तो उधर से माल इधर आता था और यहाँ से लोग इंडस्ट्री उधर शिफ्ट कर रहे थे कि उधर एग्जम्पशन है, तो इसलिए प्राइसिंग का आपस में कन्फ्लिक्ट था। अब उन्होंने उन एरिया जैसे गिलगित बल्तिस्तान है उसको और उन फाटा वाटा एरिया वाले को अभी भी एग्जम्पशनें उन्होंने दी हैं, लेकिन पहले टैरिफ और नॉन टैरिफ में नहीं था, जहाँ भी वो माल बेचते थे तो एग्जम्पशन था। अब उसके लिए एक तो उन्होंने लिमिटाइज कर दिया कि ये प्रोडक्ट होंगी, जो स्पेसिफाई कर दी कि ये वहाँ एग्जेम्प्ट होंगी। और पहले में पिछले साल में 2025 तक कहा था कि वहाँ जो भी चीज़ें होंगी उसी तरह ही एग्जम्पशन रहेंगी जिस तरह पहले थी, ऐसे था जैसे ट्राइबल एरिया ही है। तो लेकिन अब फिर उन्होंने उसको फर्दर उस एरिया को मार्केट व उसकी जो पैरामीटर है या सराउंडिंग है वो उन्होंने उसके मुताबिक करके तो साथ उन्होंने अलहदा शेड्यूल और प्रोडक्ट दे दिए कि ये वाली प्रोडक्ट जो है जब वहाँ बिकेंगी तो एग्जम्पशन होगी और वहाँ से टैरिफ और टैरिफ एरिया में ये मतलब पाकिस्तान या दूसरे एरिया जो है यहाँ आएगी तो वो टैक्सेबल होगी और विद इन दैट रहेंगी। ये पहले काफ़ी डिस्प्यूट रहा है कि जी टैरिफ से नॉन टैरिफ में आएंगी कि एग्जाम्प्ट हैं तो हमेशा ही एग्जाम्प्ट रहेंगी। वो फिर ऐसे था लोग वहाँ से मैन्युफैक्चर करते थे इधर भेज देते,
तो यहाँ फिर वो एग्जेम्पशन थी और यहाँ वाली टैक्सेबल थी, वो ज़्यादा बिकती थी, इधर वाली नहीं बिकती थी। तो कंपटीशन में वो मार्केट यहाँ से इन्वेस्टमेंट वहाँ शिफ्ट होती थी। अब उसको रिकंसाइल करने के लिए, एट पार लाने के लिए, ताकि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए उन्होंने कहा जी वहाँ तो बिकती रहे तो एग्जेम्प्ट रहे, लेकिन वहाँ उस टेरिटरी से इस टेरिटरी में जब आए तो वो फिर एट पार हो जाए, ताकि फिर उसको टैक्स लग जाए और यहाँ वाली और वहाँ वाली प्रोडक्ट एट पार होके यहाँ बिके और कंपटीशन में उनको कोई अनड्यू एडवांटेज ना हो जो अदरवाइज वहाँ एग्जेम्पशन वाला दे। बेसिक ये वजह। सेल्स टैक्स के अंदर चूँकि सर ने जैसे बताया टैरिफ और नॉन टैरिफ का वर्ड यूज हुआ है। जो टैरिफ एरियाज है वहाँ पे सेल टैक्स लगता है, नॉन टैरिफ पे सेल टैक्स वो एग्जाम्प्ट है, समझे नहीं लगा। यहाँ पे एक केस ला मेरी नज़र से गुजरा, सर तो माशाल्लाह क्योंकि इसके वो हाफिज़ हैं केस लात के। एक केस ला मेरी नज़र से गुजरा, सवाल ये उठा एक घी मिल लगी है वहाँ पे नॉन टैरिफ एरिया में। मैं लाहौर से चला गया, वहाँ से जाके मैंने 1000 kg माल ख़रीद लिया और उसने तो मुझे सेल कर दिया, उसने तो उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया। अब उस माल को मैं पाकिस्तान लेके आया और यहाँ पे लाके मैंने बेच दिया, क्या उस पर टैक्स लगेगा? नहीं। ये पुराना केस लाए, उस टाइम उस पर टैक्स उस तरह नहीं लग रहा था। उसको कवर करने के लिए पिछले साल अगर आपको याद हो तो अमेंडमेंट आई थी कि जो लोग आज़ाद कश्मीर से और फाटा पाटा से माल लेके आएंगे तो वो पिछले साल उसके रूल रेगुलेशन आ चुके हैं अब कि जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करेंगे दे हैव टू पे, उनको वो टैक्स देना पड़ेगा तो वो आगे गुजरेंगे। ये पिछले साल आई थी 2020 में, ये उससे मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। दूसरी उन्होंने कहा जी कंडीशन ये है कि घी मिल वहाँ लगी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस लाहौर में वाक़ है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस को, अपने ऑफिस ब्रांच ऑफिस को लाहौर माल बेच रही है और यहाँ से बेच रही है। उन्होंने कहा जी ये टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब जो फाटा पाटा है वो उस तरह नॉन टैरिफ रहेंगे, उनको एग्जम्पशंस हैं, लेकिन उनके ऊपर जो असल चीज़ है कि जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करेंगे, रेट 8 शेड्यूल हम देख चुके हैं कि 16% कर दिया गया उनको, 1% का फिर भी फ़ायदा दिया गया है अमूमी रेट से, लेकिन वो वहाँ पे जो अपने बाकी मामला चीज़ें करेंगे वहाँ पे वो बगैर टैक्सेशन के उसको कर सकेंगे। दूसरा जो मैं इस पर समझ पाया हूँ ना, ये बॉर्डर असिस्टेंस मार्केट के ऊपर जिन दोस्तों को इत्तेफाक हुआ है ईरान का बॉर्डर देखने का या अफ़गानिस्तान का बॉर्डर देखने का, वहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी और उन ममालिक की कम्युनिटी वापस में रिलेटिव भी है, फ्रीक्वेंट आना जाना भी है, तो थोड़ी सख्ती को तार शार लग गई चीज़ें होगी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा वापस में इंटरेक्शन है। उनको भी फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पे जो उनके मसाइल हैं उनको कवर करने के लिए भी एक आर्जी वो दिया गया, एक सेपरेट ब्लॉक बना दिया जाए। और मेरे जो ज़ाती ख्याल है, मैंने गुजरा नहीं, अगर हम ये दे रहे हैं तो मुमकिन है ईरान या अफगानिस्तान से भी आपकी कोई इसके ऊपर कस्टम का रिलेशन से कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो। अच्छा, बेसिकली जब पहले ट्राइबल एरिया का कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र था तो उस वक्त तक कोई भी लॉ उस पर अप्लीकेबल ही नहीं था। ऐसे समझे सेल टैक्स टोटली उस पर अप्लीकेबल नहीं था, अनलेस सेंट्रल प्रेसिडेंट थ्रू नोटिफिकेशन उसको अनफोर्स ना करे उधर, तो सेल टैक्स का लॉ उधर अप्लीकेबल नहीं था। तो जब नहीं अप्लीकेबल था, जो भी वो प्रोड्यूस करे जहाँ मर्जी बेचे उस पर टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। फिर पिछले साल से जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई तो इट मीन लॉ अप्लीकेबल हो गए सारे, इनकम टैक्स भी अप्लीकेबल हो गया, सेल टैक्स भी हो गया, क्योंकि ट्राइबल एरिया वाला कंसेप्ट नहीं रहा। वो सारे क्योंकि शुरू का सब सेक्शन 1 जो लिखा होता है वहाँ एक्सटेंट लिखा होता है कि सारे पाकिस्तान में अप्लीकेबल, वो फिर पाकिस्तान का पार्ट तो अब वो बन गए हुए। जब पाकिस्तान का वो ट्राइबल एरिया जो पहले थे वो नहीं रहे अब ना, तो अब जब सारे लॉ उन पर अप्लीकेबल हो गए, जब अप्लीकेबल हो गए तो जैसे इधर हैं लोगों पे अप्लीकेबल उसी तरह ही उधर है, लेकिन उनके लिए स्पेसिफिक एरिया को जैसे एग्जम्पशन दी जाती है कि इस एरिया को एग्जम्पशन है तो उसको एग्जम्पशन दे दी गई। अब एग्जम्पशन के माहौल में वो चीज़ चल रही है, वहाँ लॉ उसी तरह अप्लीकेबल है सेल टैक्स जैसे इधर है, लेकिन उसको एग्जम्पशन उधर दे दी गई। वहाँ आप प्रोडक्शन करेंगे, सेल करेंगे तो आपको उनको एग्जम्प्ट है, आप करें या वो करें उस एरिए उस टेरिटरी तक रहेगा तो एग्जम्प्ट है। उस टेरिटरी से जहाँ अदरवाइज टैक्स है एग्जम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, वहाँ आएगा तो टैक्स हो जाएगा। तो ये समझे, पहले लॉ बिल्कुल ही अप्लीकेबल नहीं था।
तो कुछ एरियो में अगर प्रेसिडेंट ने कुछ ला इनकम टैक्स कुछ एक्सटेंड किया था, बाकी नहीं, लोग उधर बैंक अकाउंट जाके खोल लेते थे, वहाँ से ऑपरेट करते थे, उन पर ना विद होल्डिंग थी ना कुछ नहीं था। यहाँ वाले विद होल्डिंग थी, तो उनका ही वो इनकम टैक्स तो इधर लगता ही नहीं। इस तरह कश्मीर में भी ऐसे हुआ है, कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की भी एक दफ़ा उन्होंने कश्मीर वालों ने इम्पोर्ट कराची आई तो उन्होंने कहा जी इस पर टैक्सेशन होनी चाहिए क्योंकि ये तो जानी है कश्मीर, ठीक है ना। उन्होंने कहा इधर आ गई है इम्पोर्ट मीन व्हेन द वेसल टच टू द टेरिटोरियल वाटर ऑफ पाकिस्तान, जब उसने टच किया तो पाकिस्तान में इंटर हो गया तो उसमें टैक्सेशन होगी, आगे चला जाए, आगे एग्जाम्पल जो मर्जी कर रहा है, हमारा ला तो लग गया। तो इसीलिए अगर अब सारे ला अप्लीकेबल हैं, यही जो बॉर्डर एरिया है गिलगित बल्तिस्तान है या दूसरे एरिया हैं, ला सारे एप्लीकेबल है। तो अनलेस एग्जम्पशन दी हो, एग्जम्पशन दी है कंडीशनल है, जितनी एग्जम्पशन है टू दैट एक्सटेंट। वो टैरिफ वो अब वहाँ एग्जाम्प्ट एरिया है, टैरिफ का कंसेप्ट पहले था टैरिफ और नॉन, अब एग्जाम्प्ट और नॉन एग्जाम्प्ट एरिया। अब वहाँ एग्जाम्प्ट है, इधर आएगी तो उसमें टैक्सेशन होगी। और एग्जाम्पशन सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस है, जो कंडीशनें दी हैं वो फॉलो करते हैं तो होगी एग्जाम्प्ट, नहीं होगी तो फिर टैक्सेशन। सर 6 बज चुके हैं, आज के हमारे सेशन का टाइम कंक्लूड होता है। बहुत शुक्रिया जी। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले जुमेरात फिर नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। 147 बहुत शुक्रिया। इनकम टैक्स ला उन्हें नोट्स कर लिया।